हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग चल रहे हैं सीजीपीएससी 2022 में सी सेट यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2018, 2019, 20, 21 इन चारों सालों के जो सवाल है उन सबको कंप्लीट कर चुके हैं। हम चल रहे हैं 2022 के सवालों के साथ, जिसका 20 सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 2022 में 21 नंबर का सवाल आपके सामने ये रहा। बताइए जी कैसे बनेगा सवाल। देखो ध्यान से देखो, सवाल में क्या पूछा जा रहा है। कोई व्यक्ति है जो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अगर वो इतने की स्पीड से जाता है तो वह समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, जहां पर उसको पहुंचना है वो पहुंच जाता है। बस शर्त है कि उसकी स्पीड कितनी होना चाहिए, 56 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होनी चाहिए। अब कंडीशन देना चालू कर रहे हैं सवाल। वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग, कितना 1/3 भाग, समय कितना दे रहा है 5/9 समय में पूरा करता है। समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए जो शेष दूरी बच जाता है उसको तय करने में उसकी स्पीड कितनी होगी, यह आपसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है जी, टोटल कितना दिया गया है आपको, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है। ठीक बात। अब ये जो आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, मैं आपको फ्रैक्शन का मतलब बता देता हूं। 1/3 आपको मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब ये है कि 3 में से एक काम हो चुका है। क्या 3 में से, ये क्या बताता है टोटल, ये क्या बताता है टोटल। तो 3 में से एक काम हो चुका है, ये फ्रैक्शन का कहने का मतलब है। वैसे ही अगर ये टोटल 9 आवर्स लगता है, कितना टोटल अगर 9 आवर्स लगता है तो उसको लगे कितना 5 घंटे लगे हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस सवाल को बनाने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले तो टाइम हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम। तो जो फ्रैक्शन में दिया गया हम वही चीजें मान लेते हैं, अलग से क्यों लेंगे। तो टोटल टाइम हम मान लेते हैं कितना 9 आवर्स, कितना लगता है 9 आवर्स लगता है टोटल टाइम। ठीक है, अब अगर टोटल टाइम हमको 9 आवर्स लगते हैं तो हमको स्पीड भी तो दिया गया है कितना, 56 की स्पीड से जाता है। तो टोटल डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं अपन, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो सवाल में दिया नहीं है तो हम निकाल लेते हैं टोटल सा डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया गया 56, 56 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम है आपका 9, है कि नहीं। अब यहां पर आपको बता देता हूं कि जबरदस्ती इसको कैलकुलेट मत किया रहना, पहले से कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि आगे चल के कैलकुलेशन और भी करना होगा तो हमें थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक बात जी। अब जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो करता है 1/3 भाग कवर करता है। पहले कितना करता है 1/3 भाग वो डिस्टेंस कवर करता है। तो कवर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना कवर किया उसने, कवर्ड डिस्टेंस कितना कवर उसने पहले कर चुका है। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 5, 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसका कितना करता है वो 1/3 कवर किया है, वो कितना 1/3 कवर किया है अभी। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा ये निकाल सकते हैं। रिमेनिंग मतलब बचा कितना, रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस में हम क्या कर देंगे, जितना वो कवर कर चुका है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां से कितना हो गया 3 3 9 हो गया। अब आप टोटल डिस्टेंस में से कवर डिस्टेंस जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6, यानी कि 56 मल्टीप्लाइड बाय 6, इतना उसका रिमेनिंग डिस्टेंस बचा हुआ है। कितना, इतना उसका रिमेनिंग डिस्टेंस बचा हुआ है। समझ में आया, हमने क्या किया, सिर्फ टोटल डिस्टेंस में कवर डिस्टेंस को माइनस कर दिया तो हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस निकल गया। अब हमारा रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, रिमेनिंग टाइम कितना बचा है भाई, ये जो कवर डिस्टेंस किया ना, ये जो जितना कवर किया वो कितने घंटे में किया है, दो तो दिया गया आपको कितना 5/9, तो टोटल हमने 9 माना है तो 5 घंटे वो कवर कर चुका है, 5 घंटा हो चुका है। तो बचा कितना, 9 में से 5 घंटा हो चुका है तो बचा कितना, आप बोलोगे सर 4 घंटे बचे हुए हैं। ठीक है, तो 4 घंटा वो रिमेनिंग डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, 4 घंटे वो रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करेगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा उसका, स्पीड कितना हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं 56 मल्टीप्लाइड बाय 6 और डिवाइड बाय कितना है रिमेनिंग टाइम। तो 5 घंटे हो चुका है, बचा कितना 4 घंटे। तो 4 घंटे में रिमेनिंग डिस्टेंस को कितना टाइम में वो ट्रैवल करेगा, आप बोलोगे सर कितना करेगा, 4 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 से जब कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौक 56 होता है और 14 छेक कितना हो जाएगा 84। तो आंसर कितना आ जाएगा
84 इसका स्पीड हो जाएगा जो आपको सवाल में पूछा गया है। रिमेनिंग स्पीड कितना हो जाएगा 84 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके पास 22 नंबर का सवाल। बनाएंगे जी 22 नंबर का सवाल। कैसे बनेगा भाई बताओ, कैसे बनेगा? देखो ये सवाल आपको दिया गया है, ब्लड रिलेशन का सवाल है रीजनिंग से, ठीक है। अगर ब्लड रिलेशन का सवाल है तो सबसे पहले तो आपको बनाने आना चाहिए क्या, फैमिली ट्री ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। चलो फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। क्या है, सबसे पहले बोला जा रहा है कि प्रियंका अजय की पोती है। प्रियंका कौन है, अजय की पोती है। पोती मतलब क्या होता है, ग्रैंड डॉटर। अब प्रियंका जो है अगर अजय का ग्रैंड डॉटर है, कौन है, ये हो गया आपका अजय, ठीक है, ये अजय। अगर इसका ग्रैंड डॉटर है तो इसके कोई ना कोई या तो हो सकता है इसका बेटा हो सकता है या कोई बेटी हो सकती है। उसकी बेटी को ही क्या बोलेगा ये, उसकी बेटी को ही क्या बोलेगा ये, पोती बोलेगा। ये कौन है आपका पोती, ये कौन है पोती, जिसका नाम है प्रियंका, ठीक है, यानी कि सेकंड जनरेशन। बात समझ में आया? ए का बेटा भी हो सकता है, ए का बेटी भी हो सकता है, इसलिए मैंने इस स्पेस को खाली रखा है। देखते हैं बेटा आता है या बेटी आता है, देख लेंगे। जिसकी शादी नताशा से हुई है। किसकी शादी नताशा से हुई है, हमेशा याद रखना, जिसकी जब कभी बोलेगा तो सेकंड टर्म के बारे में बात कर रहा है। अगर इंग्लिश में वही आएगा हु, क्या आएगा, हु, कहां गया, यहां पे पहला वाला है हु। ये हु आता है या फिर ये आता है जिसकी। जब कभी भी ये शब्द आपको दिखाई देंगे मतलब कि ये बात करें सेकंड टर्म्स के बारे में। सेकंड नंबर पे कौन आया, प्रियंका तो पहले आ गई, अजय सेकंड बाद में आया। ये जिसकी किसकी बात कर रहा है, अजय की बात कर रहा है। गलती से भी प्रियंका मत समझ लेना। हु किसके बारे में बात कर, जस्ट इसके पहले वाला कौन, अजय, सेकंड टर्म्स के बारे में। प्रियंका तो पहले आया, बाद में कौन आया, अजय, तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो अजय का जो विवाह है किससे हुआ, शादी किससे हुआ, नताशा से हुआ है। अजय की जो शादी है वो किससे हुआ है, नताशा से हुई है। अभी खुद भी नहीं पता कि अजय और नताशा का जो जेंडर है कि मेल है, कौन फीमेल है, कौन फीमेल है, हमको पता भी नहीं चला है। देखते आगे अगर पता चलता है तो। आगे बोल दिया उसने कि मनीष जो है ना अजय का साला है। मनीष कौन है, अजय का साला। साला किसको बोलते हैं बताओ, ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं। ब्रदर इन लॉ कौन होता है, आपके वाइफ के भाई, यही होता है ना, आप अपने वाइफ के भाई को ही तो साला बोलोगे। तो इसका मतलब ये होगा अजय कौन हुआ, ये आपका मेल हुआ। इससे शादी किससे हुआ, नताशा से हुआ। और इसका कोई भाई रहा होगा, कौन, उसका नाम मनीष, क्या नाम है उसका, मनीष, इसका कोई भाई रहा होगा, उसको वो साला बोलेगा। समझ में आया यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसकी दो बेटियां हैं, अब किसकी दो बेटियां बताओ, मैंने बताया जिसकी जब कभी भी आएगा वो सेकंड टर्म्स के बारे में बात करेगा, सेकंड वाले के बारे में बात कर रहा है। मनीष पहले आया कि अजय पहले आया, मनीष पहले आया, अजय बाद में, तो मतलब बाद वाले टर्म्स की बात किया जा रहा है अजय के बारे में। तो अजय की कितने बेटी हैं, दो बेटी है, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं है ऐसा बोल रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, उसकी बेटी है, पहली बेटी। और उसकी दूसरी बेटी कौन हो जाएगी, यहां पर बना लेते हैं दूसरी बेटी। अब भाई अजय का बेटी बनाओ या नताशा की बेटी, दोनों की बेटी एक ही होगी ना, तो कहीं पर भी आप बना सकते हो। इसकी दो बेटी हुए, कौन कौन हुए, दो बेटी। नाम अभी देखते हैं दिया रहा होगा, तो दो बेटी अपन बना लिए। रोहन जो है ना कार्तिक का चचेरा भाई है। रोहन जो है कार्तिक का चचेरा भाई है और प्रियंका का भाई है। प्रियंका का भाई कौन है, रोहन। तो सबसे पहले प्रियंका का भाई बना लेते हैं। ये प्रियंका है, इसका भाई है कौन, रोहन। ये रोहन क्या है, उसका भाई है, ठीक है भाई, भाई बना लिए। अब रोहन, रोहन जो है कौन है, कार्तिक का चचेरा भाई है। कार्तिक का अगर चचेरा भाई है तो ये भी इसी लाइन में आना चाहिए, इसी लाइन में आना चाहिए। लेकिन अब कार्तिक जो है किसका बेटा किसका बेटी है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उदित और वंश जो है नताशा के दामाद है। ये जो नताशा है ना, यहां पर देखो, ये नताशा दिख रही है, ये नताशा के दो दामाद हो क्या भाई, दो बेटी है, उनकी शादी करवाएगा तो दो दामाद ही आएंगे, ठीक है। तो इसके दो दामाद हैं, इसके दो दामाद है, जिसका विवाह ऐसे हुआ रहा होगा, उसके दोनों बेटियों के साथ ऐसा विवाह हुआ रहा होगा, तभी तो दामाद बनाएंगे, ठीक है। अभी दामाद बना गया। अब उदित किधर आएगा, वंश किधर आएगा, ये हमको नहीं पता है, देखते हैं आगे पता चलेगा। तो वंश की शादी करिश्मा से हुई है। वंश की शादी कौन सी किससे हुई है, करिश्मा से हुई है। अब भाई कौन करिश्मा है हमको खुद ही नहीं पता, देखते हैं आगे पता चलेगा। तो देखो सवाल में क्या रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन से आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना, उसको इन्फॉर्मेशन को पहले देता है, उस इन्फॉर्मेशन क्या देता है, पहले दे देता है, इसलिए हम अटक जाते हैं। हमेशा आप याद रखना, जिस इंफॉर्मेशन से आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो आपको आगे बढ़ जाना है। चलो देखते हैं। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है।
ठीक है, 2 बेटी और 1 बेटा है। यहां पर तो एक ही बेटी दिखाई दे रहा है और एक बेटा दिखाई दे रहा है। तो दिमाग ये लगाया जा रहा है कि जो वंश और करिश्मा है ना, ये दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये दोनों हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदित का जो है एक बेटा और एक बेटी है, बिल्कुल। अब यहां पर क्लियर हो गया, क्या हुआ? यहां पर क्लियर हो गया कि भाई उदित जो है ना, उसका एक बेटा और एक बेटी है। तो एक बेटा रोहन हो गया, एक बेटी कौन हो गया? प्रियंका हो गई। यही है, दैट मीन्स कि उदित ये हो गया, ये उदित है। मतलब कि ये वंश है और ये करिश्मा है। ये कौन है? करिश्मा है। इसका नाम अभी नहीं दिया है, ठीक है। अब इन दोनों का 2 बेटी है। कौन है? 2 बेटी है, इनके 2 बेटी है। एक ये बेटी होगी, एक ये बेटी हो गई और एक बेटा भी है। यही तो बोला गया है। देखो, वंश और करिश्मा से हुई है, हाँ ठीक है। उनकी 2 बेटियां, देखो 2 बेटी और एक बेटा है। तो वंश और करिश्मा के 2 बेटी और एक बेटा है, ठीक। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, आपको पहले क्या बोला गया था? रोहन जो है कार्तिक का चचेरा भाई है। ये जो रोहन है ना, वो कार्तिक का चचेरा भाई है। तो कार्तिक कौन होगा? कार्तिक होगा इनका बेटा। किसका? करिश्मा और वंश का। करिश्मा और वंश का बेटा कौन होगा? कार्तिक होगा, ठीक है। कार्तिक ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। आप यहां पर कंफ्यूज मत होना कि चचेरा बेटा है तो चाचा का बेटा होगा, ठीक है। हिंदी में ऐसा बोला जाता है, चचेरा बेटा, ठीक। हिंदी में ऐसा वर्डिंग रहता है। आप जब इंग्लिश में देखोगे ना, कहाँ गया इंग्लिश, हाँ कहाँ गया, कार्तिक, हाँ। रोहन इज अ कजन ऑफ कार्तिक एंड ब्रदर ऑफ प्रियंका। यहां पर चचेरा तो नहीं दिखा, क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया? कजन का इस्तेमाल किया गया। अब कजन भाई चाचा का भी होता है, आपके बहन मतलब इसका भी हो जाता है, इसका चाचा का भी बेटा हो गया, और आपके जो बुआ रहते हैं उसका भी जो बेटा बेटी होगा उसको भी क्या बोलते हैं? कजन ही बोला जाता है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मौसी भी हो सकता है, आपके बुआ भी हो सकते हैं। इन लोग क्या रहते हैं? कजन, ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं। तो ये जो कार्तिक है ना, ये कार्तिक कौन बन जाएगा? ये आपका कार्तिक हो गया। के बार बार हो जा रहा है, इसलिए मैं पूरा नाम लिख दिया इसका, कार्तिक, ठीक है। ये करिश्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनीषा और स्मृति, करिश्मा की 2 बेटियां हैं। कौन कौन? ये हो गई इसकी तनीषा और ये हो गई इसकी स्मृति, 2 बेटियां होगी। मनीष जो है अविवाहित था। ये जो मनीष है जिसका विवाह नहीं हुआ है अभी, मनीष का विवाह नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ, हम कराए भी नहीं है। करिश्मा जो है रोहन से कैसे संबंधित है बताओ? ये जो करिश्मा है, कलर अलग करूं, कलर अलग करके दिखा देता हूं। ये जो करिश्मा दिखाई दे रही है, ये करिश्मा है। ये जो करिश्मा है ना, रोहन से, यानी कि इस रोहन से कैसे संबंधित है? इस करिश्मा को रोहन क्या बोलेगा? तो रोहन के जो माताश्री है, कौन? ये माताश्री हो गई, ठीक है। इस माताश्री की कौन है? ये बहन है। तो आप अपने माता के, यानी कि अपने मदर के बहन को क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हो। हिंदी में क्या बोलोगे आप? मौसी बोलोगे, यही तो बोलोगे, मौसी। आंसर क्या हो जाएगा? मौसी। और इंग्लिश में क्या होगा? आंटी, या फिर आंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। तो यहां पर देखोगे तो आपको इंग्लिश में तो ठीक दिया है, क्या है? सी ऑप्शन आपका आ जाएगा, क्या? आंट। लेकिन हिंदी में बात करोगे तो चाची, ठीक है। चाची नहीं होगा, इसकी जगह होना चाहिए मौसी। तो मौसी होना चाहिए था चाची के बजाय, तो करेक्ट आंसर होता, लेकिन ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर लिया गया था आयोग के द्वारा। तो यही क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्डिंग को बहुत ध्यान से आराम से समझिएगा तो सवाल जो है समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। अगला, ये बहुत ही सरल सवाल था, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ध्यान से देखो किसका आपको पूछा गया है, ठीक है। बोला जा रहा है कि लुक देयर बुक। लुक देयर बुक को आपको किससे डिनोट किया जा रहा है? इससे, अरे अच्छा क्यों हो गया? लुक देयर बुक, लुक देयर बुक को किससे डिनोट किया जा रहा है? आप बोलोगे सर कि उसको लामीजियन, लामीजियन, ठीक है, इससे कोट किया जा रहा है। वर्डिंग अजीब अजीब रहता है। आवर बुक्स लुक गुड, इसको कोट किया जा रहा है इन चीजों से। पब्लिश देयर गुड बुक, इसको कोट किया जा रहा है इससे, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है? सभी कूट केवल 2 अक्षर के कूट है, ठीक है। कितने? 2 अक्षर ही दिखाई दे रहा है, तो ये लाख तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं था, लेकिन जब एग्जामिनर ने लिख दिया तो अच्छी बात है। उसी कुट भाषा में, इसी कुट भाषा में देयर लुक को किससे डिनोट किया जाएगा? देयर लुक को किससे डिनोट किया जाएगा? आपसे सवाल को पूछा गया है। ध्यान से देखो, देयर लुक कहां पे दिखाई दे रहा है? देयर लुक आप बोलोगे सर यहां दिखाई दे रहा है, देयर लुक यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका कोड क्या हो सकता है? इन तीनों में से कोई 2 हो सकता है। क्या है? इन तीनों में से कोई 2 आंसर ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। तो बड़े मजे की बात,
इस सवाल में ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है कि आप ऑप्शन से भी इसका आंसर दे पाओगे। देखो लामीजियन मतलब LAME और GN, इन्हीं में तीनों में से कोई दो होगा, इन्हीं तीनों में से कोई दो होगा। ध्यान से देखो NX इसका कोड हो सकता है क्या? NX इसका कोड, NX तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता, NX दिखाई नहीं दे रहा है। FS कहीं दिखाई दे रहा है क्या? LAME और GN बस है। FS ना ही NX है, ना ही FX है, ना ही फिर NX है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से आप खेल जाओगे इस सवाल को। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन से। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर ऑप्शन दिया गया है आपके, ऑप्शन मतलब क्या है, दिया गया आंसर दिया गया है, तो जो ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है जी, चलो अगला सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 24 नंबर का सवाल। बहुत ही ध्यान से आराम से देखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें अलग सा लगता है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से क्या बोला गया है। इसमें बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहुभुज है, समबाहुभुज जिसका आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल एक बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल के 4 गुने से 30 अधिक है, ऐसा बोला जा रहा है। उस बहुभुज का क्या निकालना है? पॉलीगन का क्या निकालना है? विकर्णों की संख्या निकालना, डायगोनल कितने होंगे, ये आपको सवाल में पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ठीक है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है ऐसे सवालों में कि जब कभी भी इंटीरियर और एक्सटीरियर इसकी जिक्र होगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का जब कभी भी जिक्र होगा, तो इन दोनों सम होगा, इन दोनों एंगल का जो सम होगा ना, वो हमेशा रहता है 180 डिग्री। ये क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है। क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट है। इस बात को अगर नहीं जानते होगे तो दिमाग में बैठा लो। ठीक है, इस सवाल को जब बनाओगे तो इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा। किस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे? हमको सवाल में क्या दिया गया है? आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल के, वो जो है एक्सटीरियर एंगल के 4 गुने से, यानी कि 4 गुने से कितना अधिक है? 30 अधिक है। यही सवाल में बोला गया है कि नहीं बोला गया है? बताओ। बोला गया है, यही बोला गया है सवाल में। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहां से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते। आई के जगह इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप आई के जगह क्या लिख सकते हैं? 4e। तो 4e प्लस e कितना हो जाएगा? 5e। 5e हो जाएगा। तो 5e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 इधर जाएगा तो 180 में से आप 30 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 150 आ जाएगा। उस हिसाब से एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया आपका? एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा 30। 5 से काट दोगे, नहीं 5 दिया 15, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 30 डिग्री। आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यह रहा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, यह रहा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 इस सवाल को बनाने के लिए। क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 इस सवाल को बनाने के लिए। अब बताता हूं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस सवाल में। दूसरा जो कॉन्सेप्ट बोलता है वो क्या बोलता है कि भाई ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या बोलता है ये? ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब हर बाह्य कोण जो होता है वो 360 डिवाइड बाय n होता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है। n क्या है यहां पर? n जो है ना, n जो है वो आपका नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड, यानी कि हिंदी में बोलेंगे भुजाओं की संख्या। क्या बोलेंगे? भुजाओं की संख्या है। क्या है? भुजाओं की संख्या है। ठीक जी। अब यहां पर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल गया। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितना है? 30 है। यहां पर इसकी वैल्यू रखूंगा 30 इज इक्वल टू 360 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? n। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? n। यहां से मुझे n की वैल्यू मिल जाता है, जो कि कितना मिल जाएगा? 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी कि 12 या 36 होता है। तो n की वैल्यू कितना निकल गया? यहां से 12 आ गया। अभी भी सवाल जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको साइड पूछा ही नहीं गया है। आपको क्या पूछा गया है? विकर्णों की संख्या, यानी कि डायगोनल कितने होंगे भाई ये बताओ। डायगोनल कितने होंगे ये बताओ। तो आपके लिए एक अगला कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है, कॉन्सेप्ट नंबर क्या है? 3। तो
तो एक सवाल में 3 कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। 2022 के सवाल में एक ही सवाल में 3 कॉन्सेप्ट आया है। आपको मैंने पहला कॉन्सेप्ट समझाया, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट से आया आपका क्या, नंबर ऑफ साइड्स आया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट से क्या आने वाला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसकी वैल्यू जब कभी भी निकालना हो तो फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आया? तो ध्यान से देखो, जब कभी भी आप हायर मैथ्स या एडवांस मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें हमेशा जो है सूत्रों का उपयोग, फॉर्मूले का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। आपका अर्थमेटिक में ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगता है, लेकिन एडवांस मैथ्स में ज्यादा फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है जी, चलो यहां पर हम पुट कर देंगे n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू हमने 12 निकाला है। यहां है n की वैल्यू 12, यहां 12 पुट करके तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। 2 से काट देंगे, 2 6 के 12 और 9 6 कितना हो जाएगा 54। आंसर कितना आ जाएगा 54। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 25 नंबर का सवाल। ठीक है, 25 नंबर सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे स्पेस चाहिए रहेगा, तो स्पेस मैं बना लेता हूं। ठीक है, स्पेस मैं बना लेता हूं। जो भी आपको पसंद होगा वो आप देख लेना, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज। मैं हिंदी मीडियम वाला हूं तो मैं हिंदी में बनाता हूं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं इंग्लिश वाला क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, सवाल को पढ़िए ध्यान से, क्या पूछा जा रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़िए कि सवाल आपका क्या पूछा जा रहा है। सवाल को एकदम आराम से पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सवाल में ही क्या होता है, आंसर छुपा होता है। उसके सॉल्यूशन किस में छुपे होंगे, इसके पूरे सवाल में छुपे होते हैं। तो देखिए सवाल जो है आपका पार्टनरशिप से सवाल है। किसका सवाल है, पार्टनरशिप का सवाल है। ठीक है, पार्टनरशिप का सवाल। पार्टनरशिप का सवाल कैसे बनता है, ध्यान से देखो। पी जो है 1,12,000 रुपए पूंजी लगाकर एक व्यापार जो है चालू करता है। कौन, ये पी बंदा है ना, ये पी नाम का जो बंदा है। ठीक है, पी नाम का जो बंदा है वो जो है 1,12,000 कितना, 1,12,000 पैसे लगाता है और अपना बिजनेस चालू करता है। तो लास्ट में 3 जीरो तो सब में आ रहा है, लास्ट में 3 जीरो सब में आ रहा है, तो 3 जीरो मैं हटा देता हूं। सभी में आ रहा है देखो 3 जीरो, तो मैं जबरदस्ती का क्यों लिखूं, ऐसा करके मैंने हटा दिया। ठीक है, 112 बस लिख रहा हूं। ठीक, कोई दिक्कत, आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं आएगा। तो पी कितना लगा रहा है, 1,12,000 लगाया। ठीक है जी, क्यू कितना लगा रहा है, देखो क्यू जो है 2 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है। कितना लगाता है वो, 80,000 लगाता है। इसके बाद आता है आर, आर इसके और 2 महीने बाद आता है। पहले कौन लगाया, पी ने पैसा लगाया, कितना लगाया, 1,12,000 लगाया। ठीक है, इसके 2 महीने बाद क्यों आता है, भाई मुझे भी अपने में शामिल कर लो यार। ठीक है, मुझे भी पैसा कौड़ी कमाना है। ठीक है, तो चलो बोला कि चल ठीक है, तू भी पार्टनर बन जा मेरा, आ जा। कितना पैसा देगा, बोल कितना पैसा देगा। वो बोला कि 80,000 दे दूंगा। चलो ठीक है, आ जा। फिर बोलता है, इन दोनों काम कर रहे थे पी और क्यू, एक और उसका दोस्त आर। ठीक है, एक और दोस्त आ गया आर। ठीक है, आर क्या बोलता है, भाई मुझे भी शामिल कर लो यार इस बिजनेस, जो भी कर रहे हो आप लोग, क्योंकि पैसे के बहुत लाले पड़े हैं, तो मुझे भी पैसे कमाने हैं। तो बोला जाता है कि आर तू कितना पैसा देगा मेरे को। वो बोला कि 72,000 है, 72,000 मैं तुमको दे दूंगा। तो कितना देता है, ये 72,000 दे देता है। और तीनों व्यापार में शामिल हो गए। तीनों क्या हो गया, व्यापार में शामिल हो गए। तीनों जो है बढ़िया सा बिजनेस करने लग गए। ठीक है, हुआ क्या, जितने समय से स्टार्ट हुआ था बिजनेस, जिस समय से स्टार्ट हुआ था उसके 10 महीने बाद क्यू क्या करता है, 8,000 वापस लेता है। क्यू को कुछ काम आ गया, भाई प्लीज यार 8,000 दे देगा क्या मेरे को इस बिजनेस से। 10 महीने बाद बोलता है ना, 10 महीने बाद क्या बोलते हैं, 8,000 मेरे को दे दो यार, बहुत काम है। 8,000 बोलते हैं, चल ठीक है तू रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और आर भी बोलता है कि मुझे भी 8,000 दे दो यार। ये दोनों कंगला है। ठीक है, क्यू और आर, हमेशा इन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ता रहता है। पी बढ़िया मस्त, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार में बढ़िया पैसा लगाया रहता है, निकालता भी नहीं है, सीधा बोलेगा मैं प्रॉफिट ही लूंगा सीधा, ऐसा करके। ये क्यू और आर जो है ना, यही 2 लोग हैं जो पैसे निकाल रहे हैं। और आपके सवाल में जो ट्विस्ट करता है ना, यही निकाल के करता है, चुपचाप करता रहता है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होता। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, ये 10 महीने बाद क्या हुआ, 8,000 दोनों ने निकाल लिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, क्यू को 1 साल के अंत में लाभ जो मिलता है वो दिया गया है आपको, क्यू को कितना प्रॉफिट होता है। तो जो भी है बिजनेस कितने साल के लिए किया जा रहा है, 1 साल के लिए किया जा रहा है। तो ये जो पी का जो पैसा लगेगा वो तो 1 साल के लिए लगा जाएगा।
पी को जो पैसा लगा रहेगा वो कितने साल के लिए लगा रहेगा? 1 साल के लिए लगा रहेगा। तो ये जो 1,12,000 लगा रहा है वो कितने साल के लिए लगा रहा है? 12 महीने के लिए लग रहा है। पैसे कितने टाइम के लिए, कितने टाइम तक लगा रहेगा उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। आप बताओ कि 80,000 कितने टाइम तक लगा रहेगा? बताओ 80,000 जो लगा रहेगा वो कितने टाइम तक लगा रहेगा? आप बोलोगे सर कि 2 महीने बाद आया है यानी कि 10 महीने तक लगा होगा, लेकिन नहीं, यही तो ट्विस्ट खेल गया ना। आप बोलोगे 12 महीने में तो वो चालू किया, 2 महीने बाद आया, तो आप बोलोगे सर कि 10 महीने के लिए लगा रहेगा। लेकिन ध्यान दो, व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद तो ये क्यों जो है 8,000 निकाल दे रहा है। ठीक है, व्यवसाय जब शुरू हुआ, बिजनेस जब शुरू हुआ उसके 10 महीने बाद कौन निकाल रहा है? 8,000 जो है दोनों के दोनों निकाल लिए 10 महीने बाद। तो बचा कितना भाई? 10 टोटल उसका पैसा लगना था, 10 लगना था, लेकिन 10 महीने बाद निकाल ले रहा है, तो 8 महीने तक ही तो इसका पैसा लगा रहा, 8 महीने तक ही लगा रहा इसका। प्लस अब 8,000 तो निकाल लिया, 80 में से 8,000 निकाल लिया, तो बचा कितना? 72,000। अब ये जो 72,000 जो कितने महीने के लिए लगा रहा? आप बोलोगे सर 2 महीने के लिए लगा रहा। सही है, टोटल 10 महीने हुआ कि नहीं? टोटल 10 महीने हो गया ना। कि बोला गया था कि 2 महीने बाद आया है, अगर 2 महीने बाद आया है तो उसका जो पैसा 10 महीने तक लगा रहना चाहिए, लेकिन वो 10 महीने में भी क्या किया? 8 महीने तक तो लगा रहा, और लास्ट के 2 महीने में क्या किया? उसने 8,000 रुपये निकाल लिया था। ठीक है, ये सवाल में बोला गया था। तो ध्यान रखना 10 महीने बाद क्या हुआ, और 10 महीने बाद ऐसा नहीं कर रहा है कि जब वो आया तब से 10 महीना, नहीं, पी ने जब पैसा लगाना चालू किया था वहां से 10 महीना वो काउंट कर रहा है। ठीक है, शुरुआत से, शुरू से बोल रहा है वो। ठीक है, इस बात को मैं इसलिए आपको हिंट करके बता रहा हूं कि यहां पर गलती करते हैं। ठीक है जी। अब ये आर के बारे में भी बताओ, 8,000 ये भी निकाला है। अब क्यू जो है 2 महीने बाद आया था, आर उसके 2 महीने बाद आया है, तो आर जो है टोटल कितना रहने वाला है? ये 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, मतलब 4 महीने तो निकल चुका है। कितना महीने के लिए इसका पैसा लगा रहेगा? 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए रहेगा। 8 महीने में भी इंस्टॉलमेंट, 6 महीने ये लगा रहेगा, और लास्ट के 2 महीने में क्या करेगा? उसने 8,000 रुपये निकाल लिया है, तो 72 में से 8 निकाल लिए हैं, तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, 64 पैसे लगा रहेगा, 64 रुपया लगा रहेगा। कितने माह के लिए? 2 माह के लिए लगा रहेगा। ठीक है, अब इन तीनों का आपको क्या निकालना है? रेशियो। इन तीनों का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो काटते हैं, जिससे भी कट रहा होगा उससे काटना चालू करते हैं। सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि 8 से सब कट रहे हैं, तो 8 से ही काटना चालू करते हैं। ठीक है, ये 8 से कट रहा है क्या? 8 एकम 8, 8 चौक 32। ठीक है जी। ये कट रहा है क्या? 8 से 8 तो कट गया, ये कट रहा है कितने? 8 निया 72। ये कट रहा है क्या? 8 निया 72 कट जाएगा, और 8 6 64। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्या कट रहा है यहां से? और 2 से कट रहा है, तो ये 2 यहां से काट लिए, 2 तिया 6 यहां से काट लिए। ठीक है जी, 2 यहां से काट लिए, और 40 यहां से कट गया, और 2 सत्ते 14 ये हो गया। और तो कुछ कट नहीं रहा है, बाकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहां पर कितना बचा? 12 सत्ते 84, ये कितना बचा? 84। यहां पर कितना बचा? 40 + 9, 40 + 9 कितना हो जाएगा? 49, यानी कि 49। यहाँ कितना बचा? 9 तिया 27, 9 तिया 27, और 27 + 8 कितना हो जाएगा? 35, ये जाएगा 35। इस रेशियो में जो है पैसा बटा हुआ है। आपको क्यू का वैल्यू तो दे दिया गया है, क्यू यानी कि 49, 49 की वैल्यू कितना दे दिया गया सवाल में? आप बोलोगे 11,900 दे दिया गया है 49 की वैल्यू। समझ में आया? यहां से आप 1 की वैल्यू कितना को निकाल लोगे? 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 11,900 डिवाइड बाय 49। हमको कितने की वैल्यू निकालना है? आपको निकालना है टोटल पैसा। बताओ कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ टोटल इसी के अलावा प्रॉफिट होगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 4 9 9 9 18, कैरी 1, 4 4 8 8 8 16, तो कितना आ जाएगा? 168 की वैल्यू निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 168 हो जाएगा। अब देखते हैं कितने से कटता है, कितने से क्या होता है ये। तो कितने से कटेगा बताओ? आपको मेरे ख्याल से 7 से कट रहा होगा। हाँ 7 से, देखो 7 सत्ते 49 कट रहा है, 7 से ये कट जाएगा कितने बार में? ये कट जाएगा आपका 7 एकम 7, और 4 बजेगा 7 सत्ते 49। 7 से ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। ये कट जाएगा आपका 7 दूने 14, ठीक है, 7 चौक 28, 17 मल्टीप्लाइड बाय 24 करोगे, यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा क्या? देखते हैं। 4 सत्ते 28, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है किसी का, किसी एक ऑप्शन का अगर 8 आ रहा होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। यूनिट डिजिट देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई। यूनिट डिजिट एक ही का है जो 8 आ रहा है, दिख रहा है 8, बाकी किसी का नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40,800 रुपए टोटल प्रॉफिट होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, जब ऑप्शन ही आपको दे रहा है तो क्यों करेंगे भाई फालतू का। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है कि बेंगलोर चले गए, आप चले गए बेंगलोर, चलो ठीक है।
बेंगलोर में बोल रहा है कि 494 छात्रों ने मॉक टेस्ट दी। कितना दिया? मॉक टेस्ट देते हैं। आप भी जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो मॉक टेस्ट देते हो, तो उसमें बोला जा रहा है कि 494 छात्र जो है मॉक टेस्ट देते हैं। परीक्षा में, एग्जाम में क्या होता है कि 53% लड़कों और 79% लड़कियां कट ऑफ में पास हो जाती है। चलो अच्छी बात है, इतने लोग पास हो गए, अच्छा है। अब उत्तीर्ण यानी कि पास छात्रों का टोटल परसेंटेज भी दिया गया है कि टोटल परसेंटेज कितना होता है, 68% लोग जो है छात्र जो है पास हो जाते हैं। आपको क्या निकालना है? परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या कितना है, ये आपको सवाल में पूछा गया है कि 494 में से कितना, 494 में से कितने लड़कियों ने भाग लिया था, आपसे सवाल में पूछा गया है। तो ये एक्चुअल में एलिगेशन का सवाल है। एलिगेशन कैसे पता चला? आपको दो वैल्यू दिया गया है, लड़कों का और लड़कियों का टोटल भी दिया गया है। जब कभी भी ऐसा सवाल दिया जाएगा कि दो चीजें दिया रहेगा, उसका टोटल भी आपको पता रहेगा, तो हमेशा एलिगेशन ही लगता है। एलिगेशन कैसे लगाते हैं? इधर बॉयज लिख लिए, इधर गर्ल्स लिख लिए, ठीक है। बॉयज कितना परसेंट है? आप बोलोगे सर 53% है। और लड़कियां कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं? आप बोलोगे 79% है। टोटल कितने हैं? टोटल को हम सेंटर पे रखते हैं, कितना, 68%। और क्रॉस में माइनस कर देते हैं, क्रॉस में माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। 79 में जब 68 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 79 में 11 आ जाएगा, यह आ जाएगा 11। यहां अच्छा इधर आएगा ना, मैं इधर क्यों लिख रहा हूं? 11 जो है इधर थोड़ी ना आएगा, 11 आएगा इधर, 11 आ जाएगा इधर, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है और क्रॉस में लिखना है। क्या लिखना है? क्रॉस में लिखना है। और इन दोनों को माइनस करके इधर लिखना है। तो कितना आ जाएगा? 68 माइनस 53, 68 माइनस 53 हो जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। कटने को तो कट नहीं रहा, तो ये बताता है एक दूसरे का रेशियो। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है आपको पता चला, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 15 और 11, दोनों का क्या है? रेशियो मिल गया। टोटल छात्र भी तो पता है, ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आप बोलोगे सर 26 हो जाएगा। 26 की वैल्यू आपको सवाल में दिया गया है, कितना टोटल कितना दिया गया है? 494, ये सवाल में आपको दे दिया गया है। आप बताओ कितना गुना है, कितना गुना दिखाई दे रहा है? 19 दूने 38 और 20 में तो ज्यादा हो जाएगा, 20 दूने 40 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये 19 गुना दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 19 गुना दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया? 19 गुना दिखाई दिया कि नहीं दिया? 19 6 के 114 का 4 और फिर 19 दूने 38, 38 और 11 कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। 19 गुना आपको दिखाई दिया। तो भाई गर्ल्स का पूछा गया है, तो गर्ल्स का भी तो 19 गुना हो जाएगा, मतलब 15 का भी क्या हो जाएगा? 19 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। अब यूनिट जैसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि 3 का यूनिट जैसे सेम आ गया। तो 19 पंचे हो जाता है 95, कैरी 9 आ गया, 19 से कम 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28, यानी कि आंसर हो जाएगा 285, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 27 नंबर का सवाल, 27 नंबर का सवाल देखो, यह है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। किसका है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है। और साथ में हम इसमें जो यूज करने वाले हैं वो है अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सवाल दिया गया है आपको किसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जीपी का सवाल है, ठीक है। देखो इंग्लिश में दिया गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और यहां पर हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय अनुक्रम, ठीक है जी। आपको इंग्लिश ज्यादा समझ में आता है। देखो जीपी आप लोग सुना होगा, जीपी, ठीक है, जीपी। चलो ये चीजें तो आपको पता है। जीपी का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का जो डिफरेंस निकालना होता है ना, वो डिवाइड करके निकालना होता है। जैसे अगर जियोमेट्रिक में, अगर प्रोग्रेशन में अगर बोलेगा ना, जैसे एबीसीडी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे एक संख्या को ए मान लिया, तो दूसरा संख्या ए आर हो जाता है, तीसरा संख्या ए आर क्यूब हो जाता है, तीसरा संख्या होता है ए आर का पावर 4। जैसे इन दोनों का गेपिंग हम निकालते हैं ना, तो कैसे निकालते हैं? ए आर और डिवाइड बाई ए, तो गेप कितना हो जाएगा? आर। तो ये जो गेपिंग मिलता है ना, वो हर जगह आर आर ही मिलेगा। अगर यहाँ का गैप भी निकालोगे ना, जैसे ए आर का क्यूब क्यों लिखा हो, स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर का क्यूब रहेगा, ठीक है, ऐसा बढ़ता है। ए आर का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ए आर। ये कितना जाएगा? यहाँ पर भी आर आएगा। अगर इन दोनों का बीच का गैप निकालूंगा तब भी उतना ही आएगा, ए आर का पावर 4 और ए आर का पावर क्यूब। तो गेपिंग कितना आता है? ऐसा। तो गेपिंग कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? डिवाइड करके निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। तो ये आर क्या बताता है? उसका आर बताता है उसका डिफरेंस, ठीक है। सभी के बीच का डिफरेंस कितना होगा? इतना ही होगा। यह है आपको समझाने के लिए बताया कि जीपी होता क्या है। अब बताता हूं आप लोग को कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो मैंने अभी बताया आपको। क्या निकालते हैं? बीच का डिफरेंस निकालने का डिवाइड करते हैं। तो अगर आपके सवाल में इधर देख तो एबीसीडी अगर ऐसा सवाल में है
तो जब कभी भी इसके बीच का जो डिफरेंस निकाले वो सब समान आ रहा है, आर 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 सभी में आ रहा है, तब ध्यान से देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, कैसे निकालूंगा, बी बाई ए करके निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। ये बराबर होगा किसके, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के, यानी कि सी बाय बी के बराबर होगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, डी बाय सी का डिफरेंस भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे होता है, सब में बराबर होता है जब भी आप उसको सेकंड वाले नंबर को पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हो। तो यही होता है कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन रेशियो। ठीक है, ऐसे जब कभी भी आएगा तो आपको किसी का वैल्यू तो पता नहीं है, ए बी सी डी किसी का वैल्यू नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, सभी को पुट कर दो, लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। ठीक है, इतने की वैल्यू आपको क्या रखना है, 1 रख लो। आप बोलोगे सर जीरो क्यों नहीं रख रहे हैं, जीरो क्यों नहीं रख रहे हैं, जब कभी भी आप जीरो रखोगे तो सब डेटा क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, आंसर जो है मैच कर जाएगा किसी न किसी में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जीरो पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 1 पुट करो, आपका आंसर इजिली खेल खेल के आएगा। जैसे ए बी की वैल्यू 1 रखा थी, ये वैल्यू होगा 1, ए बी की वैल्यू 1 रखा, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। ठीक है, ये भी हो गया 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है जी, ये भी हो जाएगा 1, ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। तो अब देखो सॉल्व करते हैं, 1 2 3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 होगा क्या नहीं, 1 + 1 + 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर तो है नहीं तो माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 तो मल्टीप्लाइड बाय 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 9, 9 - 9 कितना हो जाएगा 0, तो 0 ही क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। आप 0 भी पुट कर सकते थे, बाकी कोई आंसर तो नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन 0 में दिक्कत ये होता है कि सभी 0 हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं 0 पुट नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा, जिसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, वैल्यू पुटिंग बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, वैल्यू पुटिंग क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को वैल्यू पुटिंग बोला जाता है। ठीक है जी, सरल सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 28 नंबर का सवाल देखो ध्यान से, 28 नंबर का सवाल कैसे बनेगा बताओ। ठीक है, कैसे बनेगा, ध्यान से देखते रहो, बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, आराम से बनेगा। देखो सवाल में आपको बोला जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, लागत मूल्य से 50% अधिक है। ठीक है, लागत मूल्य से 50% क्या है उसका अधिक है। ठीक है, अभी सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं। जब अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क प्राइस पर 25% की वृद्धि किया जाता है तो सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य 20% की वृद्धि होती है। सेलिंग प्राइस में 20% इंक्रीज होगा, मार्क प्राइस में 25% इंक्रीज होगा। इससे होगा क्या, लाभ जो है, प्रॉफिट जो है पिछले लाभ से कितना है, 2 गुना है। ठीक है, अगर आपको दे दिया गया है एक वैल्यू किसका, मार्क प्राइस की वैल्यू, आपको दे दिया गया क्या, मार्क प्राइस की वैल्यू दे दिया है कितना, 450 दिया है, मार्क प्राइस की वैल्यू दे दी गया 450। तो क्या आप यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस आपको दे दिया गया तो क्या आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या, क्योंकि रिलेशन दिया गया है कि अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य का 50% है, लागत मूल्य का क्या है 50% है। तो जब कभी भी ऐसा निकालने बोला जाए 50% है तो क्या करोगे, 100 डिवाइड बाय 150, या फिर डायरेक्ट में अगर बताना चाहूं तो 1.5 से इसको डिवाइड कर दो, तो यहां पर मिल जाएगा आपको क्या, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 15 या 45 यानी कि 300 रुपए। कितना मिल जाएगा, 300 रुपए आ जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस पता है क्या, सेलिंग प्राइस तो नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि वो सेलिंग प्राइस क्या है, X रुपीस है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या, यहां तक तो कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि मार्क प्राइस में 25% इंक्रीज किया जाता है, मार्क प्राइस जो है 25% इंक्रीज होती है, तो भाई 450 का कितना हो गया, 25% इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। भाई हर एक चीज अपने आप में क्या रहता है, 100% होता है, 100% से 25% इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा, 125% निकालोगे तो ये आपका निकल जाएगा 450 का। लेकिन इस वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं। कॉस्ट प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, कॉस्ट प्राइस उतना ही रहेगा, 300 ही रहेगा। सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस जो है 120% बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, x का 120% हो जाएगा, x का 120% हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखो, अब प्रॉफिट का खेल क्या है, प्रॉफिट का खेल। प्रॉफिट पहले कितना होता था, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रहता है। भाई जितने में आप बेचे रहोगे और जितने में खरीदे रहोगे उन्हीं बीच का डिफरेंस ही क्या बोला जाएगा, आपका प्रॉफिट बोला जाएगा। तो उस खेल में क्या होता है, ज्यादा में बेचोगे कम में लिए रहोगे तभी तो आपका प्रॉफिट होगा। इस केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है।
तो ध्यान से देखो, पहले केस में क्या है, इस वाले केस में देखो, पहले वाला केस में क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, x है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 है। इन दोनों का डिफरेंस, ये हो गया प्रॉफिट। दूसरे केस में क्या है, ये है x मल्टीप्लाइड बाय 120% माइनस कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। समझ में आया। अब जो है पहले वाले से दूसरा वाला कितना है, बोला जा रहा है दोगुना है। इससे क्या है, ये इसको जब दोगुना करोगे तब आपको ये मिलेगा। यहां से आप x की वैल्यू नहीं निकालोगे, x ही क्या है, सेलिंग प्राइस है, और वही तो पूछा गया मूल बिक्री मूल्य कितना है, यहां से आपको x की वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2x हो जाएगा माइनस 600। ठीक है। अब ये देखो 120% को जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा 120% को, तो कितना आ गया 6/5, कितना आ जाता है 6/5x माइनस का 300। x को एक तरफ रखो, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो एलसीएम ले लेंगे 5, तो 5 दूने 10 और 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, तो 4/5x बचेगा। इधर कितना आ जाएगा 600, इधर आएगा 600 में 300 घटाएंगे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। 4 से इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा ये, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, और 75 गुना 5 क्या हो जाएगा, 75 गुना 5 कितना आ जाएगा ये 75 गुना 5, आप बोलोगे सर 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, आंसर कितना आ जाएगा 375। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, ए ऑप्शन 375 रुपीस आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका ये, अगला सवाल देखो, ये भी आपका हायर मैथ्स का ही है, ज्योमेट्री का ही एक सवाल है, बहुत ही सरल सवाल कहा सकता है इसको। ये क्या है, सरल सवाल में से एक है। ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। माना एक्स वाई जेड क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। क्या है ये, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है जी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है जी। आगे बोला जा रहा है जिसके वाई जेड कर्ण की लंबाई, वाई जेड हमने ठीक है कर्ण नहीं बनाया है, ये क्या है हाइपोटेनस है, इसका जो लेंथ दिया गया कितना है 18 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अगर एक्स टी वाई जेड पर लंबवत है, वाई जेड पर लंबवत कौन होगा, इस वाई जेड पर एक्स टी, यानी कि इस एक्स से ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबवत। ये क्या हो जाएगा टी। ठीक है जी। तो एक्स टी की अधिकतम संभावित लंबाई क्या होगी, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, आपसे सवाल में पूछा गया है। अगर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर देखो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और समकोण पर, ये क्या है समकोण है, ये क्या है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर जाने वाली जो रेखा है वो सामने वाले कर्ण को समद्विभाजित कर देता है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है, क्या बोलता है, समद्विभाजित कर देता है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है बराबर भागों में बांट देता है। तो ये बराबर हो जाएगा इसके, किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके। तो ये 9 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 9, तो 9 9 18 हो गया। अब आपको जो संभावित अधिकतम लंबाई बोल रहा है, अधिकतम लंबाई, कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि ये अधिकतम लंबाई कब हो सकता है, जब ये इसी के बराबर हो जाए, वही उसका मैक्सिमम होता है, यानी कि ये तीनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये तीनों क्या रहता है, आपस में बराबर होता है। ये भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा सा सवाल था जिसके लिए आपको 1 सेकंड में आंसर दे पाते। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता तो। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 30 नंबर का सवाल। ठीक है, 30 नंबर का सवाल। 30 नंबर सवाल को बनाने के लिए आपको सिर्फ डायग्राम को समझना होगा और कुछ भी नहीं रखा है इस सवाल में। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए सवाल कैसे बनेगा। त्रिभुज एबीसी में एबीसी से खींचे गए लंब क्रमशः क्या है, एक्स वाई जेड पर विपरीत भुजाओं से मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं आपका, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि अंदर में हौच पौच हो तो आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है जी, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया डायग्राम ए बी और ये सी। बोला जा रहा है कि इसके लंब पर खींचा गया है। ठीक है, ए बी सी से खींचे गए लंब क्रमशः क्या है, वाई एक्स वाई जेड पर विपरीत भुजाओं से मिलते हैं। यानी कि एक्स से जब लंब खींचा जाएगा तो ये ऐसा खींचा जाएगा लंब। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका एक्स। वैसे ही बी से जब खींचा जाएगा, तो बी से जब खींचा जाएगा तो ये कहलाएगा आपका वाई। और जब सी से खींचा जाएगा तो सी से खींचा जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कहलाएगा, ये तीनों आपस में मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक, ये कहाँ कहलाएगा आपका, जेड कहलाएगा। समझ में आया, यहाँ तक 2 लाइन में कोई समस्या, कोई समस्या नहीं।
एक्स जो है बी वाई सी जेड बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या पर? ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां एक पॉइंट है ओ, ठीक है, यहां पर वो जो मिलते हैं। ठीक बात। अब बोल रहा है कि एक्स ओ जेड, एक्स ओ और ये जेड क्या है, एक्स ओ और जेड, ये कितना है आपका 130 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल आपको सवाल में दे दिया गया है। कितना एंगल दिया गया है? वो 130 डिग्री। कितना दिया गया है? 130 डिग्री आपको एंगल दे दिया गया है। ये समझ में आया? 130 डिग्री एंगल वो दे दिया गया है। आपको ये भी पता है कि ये कितना है आपका 90 डिग्री है। समझ में आया? यहां पर तो आपको 90 डिग्री मिलता है, ठीक है कि नहीं? यहां पर आपको 90 डिग्री मिलता है। समझ में आया? यहां से कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जब अगला कॉन्सेप्ट की तरफ आप जब आगे बढ़ते हो तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला एंगल मैं जानना चाहता हूं, ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या हो जाएगा बताइए जरा। अब आपको दिमाग लगाना है, आपके लिए मैं कर देता हूं आसान। ध्यान से देखो, ये जेड, ये ओ और एक्स और बी, मैं क्या लिख रहा हूं देखो, जेड एक्स ओ और ये बी, ये आपको जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज चले, चार भुजाओं के कोणों का जो सम होता है, कोणों का जो सम होता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है क्या होता है? कोणों का जो सम होता है, यानी कि एंगल जेड प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी। अरे यार इधर उधर हो गया, देखो ध्यान से एक बार और लिख लेता हूं। एंगल एड, एंगल एक्स प्लस एंगल ओ और प्लस एंगल बी, इन सबका योग क्या हो जाता है? 360 डिग्री। कितना हो जाता है? 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो कि जेड वाला क्या है, ये तो 90 डिग्री है, दिख रहा है 90 डिग्री। एक्स वाला भी क्या है? 90 डिग्री। तो 90 और 90 कितना हो गया? 180, और 180 हो गया है ये। तो 180 में जब ओ वाला डिग्री कितना है? ओ वाला आपको 130 दिया गया है, आपको दिया गया कितना? 130 दिया गया है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर कि 8 3 11, यानी कि 210 हो गया। अब भाई 360 में जब 210 माइनस करेंगे, ठीक है, सॉरी 310, ठीक है, 360 में 310 माइनस, भाई 310 कैसे आएगा? 180 प्लस 130 प्लस करेंगे तो 310 आएगा। तो 360 माइनस 310 करेंगे तो आएगा तो 50 ही आएगा ना। तो इसका एंगल कितना मिल गया हमको? इसका एंगल मिल गया 50। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? भाई चतुर्भुज के चारों भुजाओं का जो सम होता है, कोणों का जो सम होता है, वो कितना होता है? 360 डिग्री। अब सभी एंगल तो हमको पता है कि ये 90 है जेड का, ये भी 90 है, ये 130 है, इसको नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल आगे बढ़ते हैं कि और एंगल ए और एंगल सी की प्रतिच्छेद बिंदु पी पर मिलते हैं। एंगल ए और एंगल सी की प्रतिच्छेदक बिंदु, यानी कि डिवाइड, इन दोनों को बराबर भागों में जो डिवाइड करता है, वो कहां पर मिलते हैं? वो मिलते हैं आपका पी के पास। वो कहां पर मिलते हैं? ये पी के पास मिलते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर बन गया, लेकिन ये दोनों भागों को बराबर डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसा इसका कहना। ये पॉइंट क्या हो गया? पी पर मिलता है। तो हमको जो एंगल बताना है वो बताना है एपीसी। इसका एंगल क्या होगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो आपको एक अलग से डायग्राम समझा देता हूं। इसको डायरेक्ट बनाया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। जब कभी भी ऐसा डायग्राम आपको दिखाई दे, जब कभी भी ऐसा डायग्राम आपको दिखाई दे जैसा मैं बना रहा हूं, तो उस डायग्राम में हमेशा आप याद रखना कि क्या होता है। ठीक है, ये जो यहां से निकलता है और यहां के बाद ये जाता है, तो ये जो एंगल रहता है, ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल रहता है और ये वाला जो एंगल रहता है, इन दोनों में रिलेशन रहता है। क्या रिलेशन रहता है बताओ? इन दोनों में रिलेशन क्या रहता है? अगर ये थीटा है, क्या है? ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल रहेगा ना, इस वाले का जो एंगल रहेगा, अगर मान लेता हूं अल्फा हो जाता है, तो अल्फा की जो वैल्यू रहेगा ना, वो रहता है 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। क्या होता है? थीटा बाई 2। ये बोलता है कॉन्सेप्ट किसके लिए? इस डायग्राम के लिए। ये जो डायग्राम है ना, ऐसा दिखाई देगा, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यही से तो दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको देखना चाहूं तो आपके लिए, तो अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो आउटर लाइन को देखते जाओ, आउटर लाइन को देखते जाओ कैसा दिखाई दे रहा है। वो जो कलर में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, क्या आपको वही शेप दिखाई दे रहा है? क्या आपको वही शेप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देखो,
ये जो अंदर वाला जो डायग्राम है ऐसी तो दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस अल्फा एंगल की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पर 50 है, थीटा क्या है ये 50 है, यहाँ पर हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा ये 45 और इस पर 45 ऐड करेंगे कितना होगा 9 4 13 यानी कितना हो जाएगा 135 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 का आधा 25 सॉरी 50 का आधा हो जाएगा 25, तभी तो बोल रहा हूँ कैसे आ रहा है, 50 का आधा हो जाएगा 25 तो हो जाएगा 5 9 2 11, आंसर कितना आ जाएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल था ये, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप बहुत बेसिक से बनाओगे भाई, 1-2 पेज का सवाल सॉल्व करोगे तो क्या मतलब है। तो छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है, इसको याद तो रखना है आपको, याद रखना कि जो जियोमेट्री है या एडवांस मैथ्स है उसमें आपको फॉर्मूले ज़्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक, कॉन्सेप्ट की ज़्यादा जरूरत पड़ता है। समझ में आया सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपके सामने है 31 नंबर का सवाल। 31 नंबर के सवाल में क्या है, पहले सवाल में क्या कर रहे थे, जो छोटे छोटे टुकड़े हुए उसको ऐड करके एक बड़ा सा डायग्राम बनाते थे। अब 31 में क्या क्या है, एक बड़ा सा डायग्राम दे देगा, उसके टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो कौन सा टुकड़ा जोड़ोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये आपको पूछा गया है। ध्यान से देखो, इस टुकड़ों से कभी मिल सकता है क्या, इन टुकड़ों को जब जैसे ऐड करोगे कि ऐसा डायग्राम है, फिर अगर इसको ऐड करने गए तो आप किसका ऐड कर सकते हो, इस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बच जाएगा तो कहाँ डालोगे इसको, ऐसे, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि वही चीज़ें दिखाई दे रही है कि भैया जब ये वाला डायग्राम हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, इस तरह से सेव करोगे, उसके बाद भी तो बच जाएगा ना ये। और आपको बनाना किस तरह का शेप है, आपको जो शेप बनाना है वो ऐसे बनाना है, देखो इस तरह से आपका शेप बनना चाहिए। यहाँ पर तो नहीं बन रहा है, एक इधर हो जा रहा है एक इधर हो जा रहा है, तो वैसे भी ये नहीं बन रहा है, तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखते हैं, क्या सी ऑप्शन में बन पाएगा? जी हाँ, आपने मैसेज वाला जो पहले आता था ना, मैसेज वाला, वो पहले ऐसे रहता था, देखो ध्यान से, ये ऐसे बनाया। अब इसके बाद कैसे बनेगा, इसके बाद बन जाएगा ये थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, ये बन जाएगा थोड़ा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जब ऐड करूंगा ना, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसा बनता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या बनता है अभी अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन सभी को जब ऐड करोगे ना तो यही जो डायग्राम है ना वही बनेगा जो आपको सवाल में पूछा गया है, ठीक है। सवाल में जो पूछा गया है वो ऐसे ही बनेगा इस तरह से, ठीक है। 3 ही आपको जरूरत पड़ेगा, 3 ही ट्रायंगल की इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या करना होता है, ऐसे सवालों में सिर्फ ड्रॉ करके देखना पड़ता है कि वो शेप दे रहा है या नहीं दे रहा है, और कोई तरीका नहीं है दोस्त, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करके देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह ऐसे सवालों को, इस तरह के सवालों को ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल सॉरी, ये जो सवाल है देखो ध्यान से क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। वर्क एंड टाइम का ये सवाल है, इसका सवाल है वर्क एंड टाइम का ये सवाल है, 32 नंबर का सवाल। ए एक काम का 3/5 भाग करता है, ए जो है किसी काम का कितना करता है, 3/5 काम करता है, और कितना करता है 14 दिन में कर लेता है, कितना में कर लेता है 14 डेज में कर लेता है। तो आप बताओ, ए अगर अकेला कोई काम पूरा काम करना पड़े, ये 3/5 करता है, पूरा काम मतलब 1 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 14 पंचे 70 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। इतना दिन में जो है काम जो है ये जो है पूरा कर लेगा। बोला जा रहा है इसके बाद बी जुड़ जाता है, इसके बाद ए के साथ कौन चिपक जाता है, बी चिपक जाता है, तो काम कितने दिन में हो जाता है, ये 6 दिन में पूरा हो जाता है। बोला जा रहा है कि काम जो है 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए और बी जब चिपकेगा तो काम कितना बचा है, देखो पहले ए और बी जब दोनों काम करेंगे, भाई 5 में से 2 काम 3 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 2 काम बचा है, तो 2/5 का काम बचा हुआ है। ध्यान से देखो कि 1 में से टोटल 1 में से 3/5 काम हो चुका है। आपको अभी रेशियो का मतलब बताया हूं, नीचे वाला जो रहता है ना वो टोटल बताता है, और टोटल में से कितना काम हो चुका है, 3 काम हो चुका है, 5 में से 3 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 2 काम ही बचेगा। तो 2 में से 5 काम, 5 में से 2 काम बचा हुआ है, तो उसको कौन करेगा, ए बी दोनों एक साथ करेंगे, तो कितना दिन में कर लेता है, 6 डेज में कर लेते हैं। तो ए बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, आप बोलोगे 3, 2 से कर देगा, 2 3 6 यानी कि 5 3 15, 15 डेज लगेगा इसको पूरा काम करने में। हमको किसका निकालना है, बी अकेला काम करने पे आ जाए तो कितना दिन में काम जो है कंप्लीट कर लेगा। आप बताओ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, शुरू से बता रहा हूं, ये जो सीरीज चल रहा है उसमें,
कि जो स्पीड होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जस्ट उल्टा होता है। जब कभी भी आपको टाइम निकालना हो या स्पीड निकालना हो तो हम इस तरह से काम करेंगे। हमको टाइम दिया गया, ये क्या है आपका टाइम दिया गया, इससे आपको अगर स्पीड निकालना है तो हम क्या करना है, ए बी के स्पीड में माइनस करना है बी के ए की स्पीड को, बी को तो निकालना है, ए की स्पीड को माइनस कर रहे हैं। जस्ट उल्टा होता है, ए बी का कितना है आपका 15 दिन में, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा 1/15, इसका क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। जस्ट उल्टा होता है, बस क्या करना है रिवर्स कर देना, 1 करके लिख देना है। डेज अगर 70/3 लग रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा 3/70 हो जाएगा। जस्ट उल्टा काम करना है। स्पीड और टाइम क्या होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से आप ले लोगे एलसीएम, कितना हो जाएगा एलसीएम 15 7 105 यानी कि 1050, इसका हो जाएगा एलसीएम। यहां हो जाएगा 70 का मल्टीप्लाई या यहां हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई, 15 45, तो 70 में से जब 45 माइनस करोगे आ जाएगा कितना 25, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाय कितना बचा 1050, काट देंगे 25 से, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 दूने 50, कितना दिन में काम जो पूरा हो जाएगा 42 दिन में। आप बोलेगे 1 कर क्या है, तो 1 का उल्टा ही क्या होता है, स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम, यानी कि 42 दिन में जो है काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप के सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 33 नंबर का सवाल, सरल सवाल है 33 नंबर का, कोई कठिन सवाल नहीं है, आसान सवाल है। देखो ध्यान से, 90 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन जो है एक व्यक्ति को 24 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। अगर यही ट्रेन जो है रुकी हुई दूसरी ट्रेन को अगर क्रॉस कराना है जिसकी लंबाई पहली से कितना है 40% अधिक है, तो कितने समय लगेगा इसको पार करने में। ठीक है, आपको वही फार्मूला यूज करना है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। पूरे जो है टाइम डिस्टेंस में यही फॉर्मूला यूज होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। बस आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने आना चाहिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने आना चाहिए, बात खत्म, खलास। इतना ही काम करना होता है। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर आपको स्पीड दिया गया, यहां पर आपको टाइम दिया गया, तो यहां से निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस। किसका निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है, एक व्यक्ति को क्रॉस करता है यानी कि ये ट्रेन जो है अपने ही लंबाई को क्रॉस करेगा, अपने ही लंबाई को क्रॉस करेगा। भाई एक व्यक्ति यहां पर है, ठीक है, कोई ट्रेन यहां से गुजर रहा है, ठीक है, कोई ट्रेन यहां से गुजर रहा है, ठीक है, कोई ट्रेन यहां से गुजर रहा है। तो भाई इसका तो कोई लेंथ होगा नहीं, इस व्यक्ति का कोई लेंथ तो होगा नहीं, तो किस लेंथ को क्रॉस करेगा ये ट्रेन अपने ही लेंथ को क्रॉस करेगा, इससे अपने ही लेन को क्रॉस करेगा। ऐसा तो नहीं कि मुंडी बस क्रॉस हो गया तो पूरा ट्रेन क्रॉस होगा बोलोगे, यानी पूरा बोगी भी क्रॉस होना चाहिए, यानी कि पूरे ट्रेन की लेंथ क्रॉस होना चाहिए। तो पहले ट्रेन का लेंथ निकालते हैं, यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या है स्पीड। स्पीड दिया गया आपको कितना 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन जैसे ही देखिए सेकंड में दिया गया, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइड में कितना है टाइम, यानी कि 24 सेकंड। ठीक है, ये कट जाएगा 18 5 90, अभी कितना हो जाएगा 25 × 24। अभी रहने देते हैं, अभी कैलकुलेशन और भी करेंगे। ठीक है, अभी रहने देते हैं या फिर कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौक कितना हो जाएगा 100 और हो जाएगा 25 दूने 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 600 मीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस। समझ में आया? ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आप बोलोगे अब टोटल डिस्टेंस कहाँ से आ गया, ध्यान से देखो, उस ट्रेन को दूसरे ट्रेन को क्रॉस करवाना है। वो जो ट्रेन है ना उसको दूसरे ट्रेन से क्रॉस करवाना है। तो जो पहला ट्रेन जो इस स्पीड से जा रहा है उसका खुद का लेंथ होगा, और आगे चलने के बाद जो ट्रेन खड़ी हुई है उसका भी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, इसका लेंथ तो आपका 600 दिया है, प्लस दूसरे ट्रेन का लेंथ के बारे में क्या बोला है भाई, दूसरे ट्रेन जो रुकी हुई है उस ट्रेन की जो लंबाई है ना वो 40% अधिक है किससे, पहले वाले से, यानी कि 600 कितना पढ़ना पड़ेगा 40%। तो 600 का 40% निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 600 प्लस 600 का 40% कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 240। तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 840। ठीक है, 840 इसका टोटल, 840 टोटल लेंथ। गड़बड़ है क्या कुछ? 600 का 40, अच्छा अधिक है बोला है, सॉरी 40% नहीं है, 40% क्या बोल रहा है अधिक है बोल रहा है, 40% अधिक, यानी कि 140% निकालना पड़ेगा। कितना 140%, थोड़ा सा मिस्टेक, क्या करना पड़ेगा आपको, अधिक है बोला है, ठीक है अधिक है बोला है। तो 600 का 140% कितना हो जाएगा, 600 का 140% हो जाएगा 14 6 84, यानी कि 840 लेंथ हो जाएगा इसका।
ठीक है, अधिक है बोला 40% क्या है, अधिक है बोला है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 140% निकालना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 8 से 14, यानी कि 1440 इसका क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा कितना, 1440। इसको वो कितने मिनट में क्रॉस करता है, कितने मिनट में क्रॉस करता है, अच्छा यही तो निकालना है, कितने मिनट में क्रॉस करता है, कितने समय में क्रॉस करता है, वही तो निकालना है। यानी कि इसका स्पीड आपको पता है 5 5 से 25, स्पीड कितना दिया गया है आपको, आप बोलोगे सर 90 दिया है, 25 कहाँ से आ गया, तो आप बोलोगे, तो मैं बताऊंगा कि 90 को आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, तो कितना हो जाएगा, 18 से कर जाएगा 18 पंचे 90, हो जाएगा 25 किलोमीटर पर सॉरी मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को किस में करोगे, मीटर पर सेकंड में, तो 25 मीटर पर सेकंड आएगा। तो आपका जो सवाल है, टाइम पूछा गया है, डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 1440 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 25, ये आपको आंसर देगा। 25 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 25, 6 के 150 होता है, नहीं 25 पंचे 125, ठीक है, 144 में 125 माइनस करेंगे कितना जाएगा 19, ठीक है, तो 25 सत्ते 175, 57 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 57 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 6 सेकंड ही आएगा जो भी होगा, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेट क्यों करें जब आंसर आ जा रहा है तो, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं 33 से अगला सवाल। अगला सवाल आपका डीआई से सवाल है, ठीक है, क्या है, डीआई का सवाल है, ठीक है जी। बार डायग्राम से सवाल पूछा गया है, ठीक है, बार चार्ट, बार डायग्राम से सवाल पूछा गया। 3 वर्षों में 3 कंपनियों ने टेलीविजन सेट पर बिक्री की, कितना है, 1000 में बिक्री किया। जैसे हम बोल रहे हैं कि रियलमी, सैमसंग और वन प्लस, इतना क्या है आपका बिक्री है, रियलमी को बेचता है, सैमसंग बेचता है और वन प्लस को बेचता है, तो कितना कितना बेचता है वो भी दिया गया है। ये जो लाइनिंग एक लाइन दिया गया है वो 2018 का है, ये डार्क वाला दिखाई दे रहा है वो कितना है 2019 का है, और जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है वो 2020 का है। देखते हैं सवाल कैसे बनाया गया है। सवाल देखो क्या है, सवाल में पूछा गया 3 सालों के लिए रियलमी और सैमसंग टेलीविजन की औसत बिक्री कितना, अंतर पूछा है, औसत बिक्री में अंतर पूछा है कि कितना होगा सैमसंग और रियलमी में, यानी कि यह है रियलमी और यह है आपका सैमसंग। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले तो ऐड करना पड़ेगा रियलमी को 3 सालों में, 380 हो गया, ये 420 है और कितना ये 475, सभी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 5 13, 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा, 7 3 10, 10 8 18, 18 का 8, ठीक है, कैरी 1 हो जाएगा और 4 3 12, कितना हो जाएगा 1283, 1283 ये रियलमी का हो गया। अब निकालते हैं सैमसंग का, ठीक है, अब निकालते किसका है, सैमसंग का। सैमसंग का आपको दिया गया ये 527, 448 और 471, देखते हैं ये कितना हो जाएगा आपका 8 8 16, 16 6 कैरी 1 हो गया, ये हो जाएगा 7 5 12, 12 और 2, 12 और 2 हो जाएगा 14 कैरी 1। अरे इधर उधर क्यों हो गया, इधर उधर का हो जा रहा है भाई, ये कितना हो जाएगा यार 8 8 16, 16 का 6 कैरी 1 है ना, ये हो जाएगा 7 5 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1, ठीक है, 5 5 10 4 14, कितना हो जाएगा ये 1446, ठीक है जी 1446। अब क्या निकालना है, इसके एवरेज का अंतर, इसके एवरेज का अंतर 3 सालों का है, तो 3 सालों का मतलब 3 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, इसको भी 3 से डिवाइड करोगे, इसको भी 3 से डिवाइड करोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 1446 माइनस 1283 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, यही तो करना है। तो माइनस कर देते, कितना हो जाएगा 6 में 3 3 बचेगा और 14 में 8 6 बचेगा, कैरी 1, ये हो जाएगा 163, डिवाइड बाय क्या करेंगे 3, तो आंसर कितना आना चाहिए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंचे 15 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 9 3 3 9 ऐसा करके आता जाएगा 54.33, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54.3। यहाँ तो कोई आंसर ही नहीं है, इस जो क्वेश्चन था ना इसका आंसर वही आएगा, घबराओ मत, कितना आ जाएगा 54.33 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आयोग ने गलत आंसर लिया था इसका, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए था, डिलीट किया कि नहीं पता नहीं, क्योंकि 2022 में अमेंडमेंट आंसर उसने दिया ही नहीं था। आपको पता ही है जितने भी लोग 2022 के जो एग्जाम दिलाए हुए हैं उसमें और 2021 में दिलाए हुए उसमें उसने अमेंडमेंट आंसर दिया ही नहीं था, क्या पता चेंज किया कि नहीं किया पता नहीं, ठीक है। तो इसमें बहुत बवाल चल रहा है अभी 2022 के जो पेपर हुआ था इसमें, ठीक है, 2022 में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है, यदि 2018 में वन प्लस द्वारा प्रति टेलीविजन अर्जित लाभ, यानी कि एक टेलीविजन बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो कितना मिलता है 946
रुपीस मिलता है। तो आपको बताना है कि 2018 के दौरान टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। एक टीवी पर कितना हुआ 946, मल्टीप्लाइड बाय कितना टीवी उसने बेचा होगा वही उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखते हैं कितना है। आप यहां पर देख पा रहे हो 672 दिख रहा है, 672 दिख रहा है। तो 672 आपको मिल जाएगा। तो 672 टीवी बेचने पर कितना हुआ, 672 बेचने पर कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यूनिट जैसे काम नहीं होगा, सब में 2 दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, 3 डिजिट तक आपको चलना ही पड़ेगा। देखो 6 दूने 12 हो जाएगा, कैरी 1 ये हो जाएगा, 4 दूने 8, 7 6 के 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, 50 और 1 51, 51 के 1 कैरी 5, 9 दूने 18, ठीक है 9 दूने 18 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 6 6 36, ठीक है, फिर 7 चौक 28 और 5 पहले से है। तो यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा हमारा 8 8 16, 16 6 22 और 5 कितना होता है 27, यानी कि यूनिट डिजिट अब 7 आने वाला है। 27 का 7 हासिल 2, यानी कि 712 लास्ट में होना चाहिए। 712 यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, अभी भी बोल रहा हूँ पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता है, जहां पर जितना चाहिए उतना ही कैलकुलेट करो, दिमाग शांत रखो, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 38 से लेकर 36 से लेकर 38 तक एक ही सवाल है, जिसमें पाई चार्ट और पाई चार्ट के साथ मिक्स किया गया, किसको, टेबल को मिक्स किया गया है। क्या दिया गया है सवाल में, सवाल में आपको दिया गया है कि एक विश्वविद्यालय है जिसमें 5 अलग अलग विषय है, ठीक है, में लेक्चरों का जो प्रतिशत है वो पाई चार्ट के हिसाब से दिखाया गया है, और लेक्चरों की जो कुल संख्या वो दिया गया है कितना, 800 है। कितना लेक्चर है टोटल, 800 लेक्चरर है, ठीक है, 800 लेक्चरर है, 800 लेक्चरर, समझ में आया। अब इसको जो जीव विज्ञान के कितने 12% है, इतिहास के कितने हैं 12% है, अंग्रेजी के कितने 20% है, और रसायन केमिस्ट्री का कितना है 22% है, और गणित पे कितने 30% है। इसमें स्त्री पुरुष का भी दिया गया कि महिला लेक्चरर कितने हैं और पुरुष लेक्चरर कितने, उसका रेशियो आपको दिया गया है इसमें, ठीक है। इसमें दोनों का इस्तेमाल करना है और निकालना है आंसर। सबसे पहले ऐसा होता है सवालों में, आप सीधे चले जाओ सवालों की तरफ। सवाल पूछा गया है इंग्लिश और हिस्ट्री, कितना, इंग्लिश और हिस्ट्री में महिला लेक्चरों का अंतर कितना है, ये आपसे पूछा है महिला लेक्चर। तो सबसे पहले तो टोटल कितने हैं ये निकाल लेते हैं। तो अब निकालने वाले हैं इंग्लिश का। इंग्लिश कहाँ पर है भाई, इंग्लिश यहाँ है, हिस्ट्री यहाँ है, इसी तरह इंग्लिश यहाँ है, हिस्ट्री यहाँ है। देखो इंग्लिश का कैसे निकालेंगे, 800 टोटल है, 800 का कितना परसेंट, 20%, 20% क्या है आपके लेक्चरर हैं। तो कितने हो जाएंगे वो, 8 दूने 16, यानी कि कितना हो जाएगा 160 लेक्चरर हैं, ठीक है। इनमें से महिला कितने हैं, तो आप बोलोगे सर कि टोटल 5 में से 1 क्या है, महिला है, दिख रहा है 4 और 1 5, 5 में से 1 क्या है, महिला है, यानी कि क्या हो जाएगा 5 में से 1 क्या है, महिला है, मतलब 1/5 की वैल्यू निकालना है। जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइड बाय टोटल। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, कितना 5 से, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 दूने 10, कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, जो कि इंग्लिश लेक्चरर है। अब निकालते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर 800 का 16% दिया गया, 800 का 16%, ठीक है, 16 अट्ठे होता है 128, 16 अट्ठे 128। अब इसका भी आपको महिला निकालना है, इसका भी क्या निकालना है, फीमेल निकालना है। तो इतिहास में फीमेल कितने हैं, 3 और 2 5, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 में से 5 क्या है, महिला है, 8 में से 5 महिला है। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय करेंगे 8, ठीक है। 8 से काटेंगे इसको, तो 8 से कितना बार में कट जाएगा ये, आप बोलोगे सर 8 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8, ठीक है, 4 बचेगा, 8 से 48, 16 बार में, 16 पंचे 80, यानी कि कितना हो जाएगा 80। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40, तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, 40 और 8 कितना हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा 48, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। डीआई बहुत सरल होते हैं, सिर्फ डेटा को देखना होता है, डेटा को निकालना है वहां से, और सिर्फ कैलकुलेशन रहता है और कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही सरल रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इस विश्वविद्यालय में किसी समारोह में केवल और केवल के कौन गए, केवल मैथ्स वाले और जीव विज्ञान वाले लेक्चरों को सम्मिलित किया गया। इस समारोह में गणित के पुरुष लेक्चरों को सम्मिलित किया गया है, की संख्या जो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पुरुष लेक्चरों की संख्या से अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है। देखते हैं केवल गणित और जीव विज्ञान और मेल, गणित जीव विज्ञान मेल, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर दिया गया है गणित वाले 30% है, 800 में से इसका 30% निकाल देंगे गणित वाले का, तो कितना निकल जाएगा ये, आप बोलोगे सर 8 या 24, यानी कि 240। ये कितना हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएगा गणित वाले। मेल निकालना है, तो गणित में मेल कितना है, आप बोलोगे 7 3 10, 10 में से 3 कौन है, सॉरी
मेल का निकालना है ना। तो 10 में से 7 कौन है, 10 में से 7 किसका है, मेल का है। तो 7 का निकालना, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे मेल इसमें। आप बोलोगे सर 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूने 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। 168 कितना हो जाएगा इसमें मेल हो जाएंगे। अब निकालते हैं बायोलॉजी में, 800 में से कितने हैं बायोलॉजी में, 12% है। तो 12% है तो बायोलॉजी में कितना हो जाएंगे, 12 अट्ठे 96, कितना हो जाएगा 96। और 96 में से मेल कितने हैं ये देखना पड़ेगा, 96 में से मेल कितने हैं इसमें बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी कहाँ है, यहाँ है। मेल कितने हैं 3, 4 में से 3 क्या है मेल है, 4 में से 3। ठीक है, 4 में से 3 क्या है मेल है। 4 से ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 4 दूने 8। ठीक है, 24 चौक 96 होता है, 24 चौक 96, 24 से कितना होता है 72, 72। अब भाई 72 और 168 का रेशियो ही पूछा है। ठीक है, रेशियो पूछा 168:72। किससे कट जाएगा ये बताओ, किससे कट जाएगा ये, आप बोलोगे ये 24 से कट रहा है। 24 दिया होता है 72। ठीक है, 24 सत्ते कितना हो जाता है 168। 7:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना आसान तरीके से आपको बता रहा हूं कि कैसे निकालना होता है। क्या आंसर इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। हालांकि मुझे बार बार सवाल में आना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि डीआई उधर ही है। ठीक है, डीआई जो सवाल बना है उधर है, सवाल इधर है। ठीक है, यानी कि डायग्राम उधर बना है और सवाल इधर, तो कैसे करेंगे, सवाल में तो आना पड़ेगा ना। केवल रसायन विज्ञान क्या दिया गया है, केवल और केवल केमिस्ट्री और हिस्ट्री, केमिस्ट्री और हिस्ट्री। तो इसमें से किसको शामिल किया गया, महिला। केमिस्ट्री में आपको देखना है कौन, वुमेन लेक्चर को देखना है। और हिस्ट्री में किसको देखना है, पुरुष लेक्चरों की संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है भाई, देख लेते हैं, ध्यान से देखो सवाल में। अब इधर बना देते हैं तीसरा सवाल को। ठीक है, तीसरा सवाल को हम इधर बनाते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो आपको क्या पूछा गया है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का निकालते हैं। केमिस्ट्री में क्या पूछा गया है, 800 में से कितने परसेंट केमिस्ट्री में है, 22%। तो 22 से मल्टीप्लाई कर दिए, 22% निकाले। इसका जब आप 22% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22% कितना हो जाएगा, ये 176 हो जाएगा। 8 दूने 16, 8 दूने 16 तो 176। 176 में से भी 176 में से भी आपको क्या निकालना है, केमिस्ट्री में क्या निकालना है आपको, फीमेल निकालना है। क्या पूछा गया है, फीमेल पूछा गया ना। फीमेल कितने हैं इसमें, केमिस्ट्री में 5 है। टोटल कितने हैं 11 में से। तो जिसको निकालना है उसको ऊपर रखो, डिवाइड बाय आप टोटल करो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 के हम 11, 11 6 6 16 5 80। कितना हो जाएगा केमिस्ट्री में 80 हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है किसमें, इसमें इसे पूछा गया हिस्ट्री में। हाँ, हिस्ट्री में पूछा गया है, तो हिस्ट्री में निकाल लेते हैं। हिस्ट्री आपको निकाल चुके हैं क्या, हिस्ट्री आप निकाल चुके हैं, आप निकाले हो 128 होता है, यहाँ पर निकाले ना हिस्ट्री कितना है, 800 का 16% कितना निकाले 128, 800 का 16% कितना हो गया था 128। इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें आपको मेल पूछा गया है। तो हिस्ट्री में कितने मेल है, 3 मेल है। टोटल कितने में, 8 में से 3 है मेल, टोटल 8 में से। ठीक है, यही है। आप इसको काट दीजिए 8 से। ठीक है, जब काटेंगे कितना बार में कटेगा ये कितना बार में, 16 8 128 होता है, 16 बार में कट गया, 16 से कितना हो जाएगा ये 48, कितना हो जाएगा 48। अब ध्यान से देखो, ये इससे कितना बड़ा है, कितना बढ़ा, 48 से 80 कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 32 है। कितना है 32 बढ़ा है। ये जो 32 बढ़ा है वो 48 का कितना % बढ़ा है, यही तो पूछा गया है सवाल में, यही तो आपसे पूछा गया है सवाल में। अब निकाल दो सवाल में, तो कैसे निकलेगा, 8 से कट जाएगा, 8 दूने 8 चौक 32 ना, 16 से कट जाते हैं, 16 दूने 32 और 16 3 48। ठीक है, यानी कि 200% डिवाइड बाय 3 कितना % आ जाएगा, ये 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 66 सही 2/3%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 63 सही 2/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल जो है समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा आई थिंक। चलो बढ़ते हैं, इसके सवाल में आंसर क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%। कितना हो जाएगा 66 सही 2/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, ध्यान से देखो इस सवाल को। ठीक है, इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। 6 लोग हैं, कितने लोग हैं 6 लोग हैं। कौन कौन है, सुमित, राहुल, सुषमा, प्रिया, प्रीतम और खुशी।
इन सब का जो जन्म होता है वो 95 से लेकर 2000 के बीच में या इसके इर्द गिर्द ही जन्म होता है, 95 से लेकर 200 आता भी है। तो आप क्या होगा, हम लोग लिख लेते हैं सन को, क्या लिख लेंगे, सन को एज इट इज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 95 में जन्म होगा, फिर 96 में कोई जन्म लिया होगा, फिर 97 में, फिर 98 में, फिर 99 में, फिर सन 2000 में। ठीक है, इतने ही हैं, 6 लोग हो गए ना, इतने ही जन्मे हैं। अब देखते हैं प्रीतम का जो जन्म है एक विषम वर्ष में हुआ है। एक विषम वर्ष में मतलब 95 में भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, अभी फिक्स नहीं है। प्रिया और प्रीतम के बीच 2 लोगों का जन्म होता है। प्रिया और प्रीतम के बीच 2 लोगों का जन्म होता है। तो अभी तो प्रिया का नहीं पता है ना प्रीतम का पता है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सुमित का जो जन्म है प्रीतम से पहले लेकिन सुषमा के बाद होता है। ठीक है, एक कंडीशन को याद रखते हैं, अभी क्लियर नहीं है। राहुल का जन्म जो है एक सम में नहीं है, सम में नहीं है तो ऑड में ही होगा। और प्रिया सबसे छोटी है। प्रिया क्या है, सबसे छोटी है। जो सबसे छोटी रहेगी वो 2000 में जन्मेगी। इतना तो पता होगा आप लोगों को कि जो सबसे छोटी है तो 95 से लेकर 2000 में जन्म में सबसे छोटा कौन होगा, 2000 वाला। सही है कि नहीं, 2000 वाला ही जन्म होगा। ये आपको पता चल गया, ये कौन है, प्रिया है। कौन है, ये प्रिया है। ठीक है जी, ये प्रिया है। अब ध्यान से देखो, प्रीतम का जन्म एक विषम वर्ष में हुआ है, विषम वर्ष में जन्म हुआ है। और प्रिया और प्रीतम के बीच 2 लोग हैं। ये प्रिया हो गया तो प्रीतम कौन हो जाएगा, 2 लोग हैं, इन 2 लोगों को छोड़कर क्या हो जाएगा, ये प्रीतम। ये कौन हो गया, प्रीतम हो गया। सही है, और ऑड भी है। ठीक है, 2 लोगों का जन्म हुआ। सुमित का जन्म है प्रीतम से पहले हुआ है। सुमित का जो जन्म है ना वो प्रीतम से पहले हुआ है। ठीक है, यानी कि सुमित कौन हो जाएगा, ये सुमित हो जाएगा। सही है, सुमित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमित का जन्म प्रीतम से पहले लेकिन सुषमा के बाद हुआ है, और सुषमा के बाद हुआ तो सुषमा पहले आ जाएगा। ठीक है, सुमित का जो जन्म है प्रीतम से पहले और सुषमा के बाद हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया यहां तक। आगे बढ़ते हैं। तो राहुल का जन्म एक सम वर्ष में नहीं हुआ है। राहुल का जन्म जो सम में नहीं है, सम में नहीं है तो राहुल का जन्म विषम वर्ष में हुआ होगा, यानी कि 99 में हुआ होगा राहुल। अब बचा कौन, खुशी। तो खुशी का जन्म किस में होगा, आपका 98 में। यही सवाल पूछा गया, किसका जन्म 1998 में हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, बेसिक सवाल है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और बन भी गया होगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल जो पूछा गया है आपको कूट भाषा से पूछा गया है। किससे, कूट भाषा से पूछा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि एक्सप्रेस को किया जाता है 92 और फीलिंग को किया जाता है 44, आपको बताना इसी भाषा में इमोशन को किस वजह से कोट किया गया होगा। तो ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि एक्सप्रेस किसका है, एक्सप्रेस बड़े लेटर में है क्या, चलो बड़े लेटर में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को जो कोट किया जा रहा है किससे किया जा रहा है, 92 से। अब दिमाग लगाते हैं कि 92 आया तो आया कैसे। ठीक है, आया तो आया कैसे। तो कोड लिखना चालू करते हैं। इसका रैंकिंग क्या होता है 5, इसका क्या होता है एक्स का 24, इसका कितना है 16 प्लस सबको ऐड करते जाते हैं ना। इसका कितना होता है 18, फिर 5, फिर 19 और 19। ठीक है, सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 और 5 हो जाएगा 29, 29 और 16, ठीक है 29 और 1 हो जाएगा 30, 45 हो जाएगा। 45 और 18, 45 और 18 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 63, 63 प्लस 5 हो जाएगा 67, और 67 प्लस 19, 67 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 97, यानी कि 96, और 96 प्लस 20 कितना हो जाएगा 96 प्लस 20। कुछ गड़बड़ किया है क्या, ऐड करने में कुछ गड़बड़ हो गया है। ध्यान से एक बार और ऐड करते हैं। ये 29 हो जाएगा, ठीक है 29 और 16, 29 एक 30 हो जाएगा, 40 और 45, ठीक है 45 हो गया। 45 और 20 अगर ऐड कर दिया जाए तो 45 और 20 कितना हो जाएगा ये 65, ठीक है 65 में 2 कम कर दिए तो कितना हो जाएगा 63, ठीक है ये हो जाएगा 63, 63 प्लस 5 कितना हो जाएगा 68, ठीक है 68 यहाँ तक हो चुका है। 68 प्लस 40 कर लेते हैं, 68 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 108, 108 में 2 कम कर दे 106, सॉरी कितना आ जाएगा 106। अब भाई 106 ये आया है, 92 का सफ़र कैसे तय करोगे, कितना माइनस करना पड़ेगा कि 92 आए। यहाँ पर आप बोलोगे सर 8 6 14, 14 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं बोलूँगा ये 14 कहाँ से आया,
तो देखते हैं इसका लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 दूने 14। जितना लेटर उसको डबल किया गया, जितना लेटर उसको डबल किया गया, तो आप देख लेना इसका भी वही किया गया होगा जो आपका 44 आता है। ठीक है, इमोशन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं, 5 + 13 + 15 + 20 + 9 + 15 + 14। ठीक है, ऐड कर देते, 13 5 कितना हो जाएगा, 18, 13 और 5 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा, तो 18 और 15 हो जाएगा आपका 33, 33 और 20, 33 और 20 कितना हो जाएगा, 53, और 53 + 9, 53 + 9 कितना हो जाएगा, ये 62, 62, और ये कितना हो जाएगा, 62 + 30 कर लेते हैं, 62 + 30 कितना होगा, 92, 92 में एक कम कर देंगे, 91, ये हो जाएगा 91, कितना आ जाएगा, 91। कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है तो 7 दूने 14, 14 इसमें माइनस करना पड़ेगा, कितना, 14 इसमें माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये 77, 77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिर्फ रैंकिंग आपको याद करनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता है। रैंकिंग याद करके उसमें रिलेशंस निकालने पड़ते हैं कि रिलेशन कैसे आया होगा। ठीक बात, समझ में आया सवाल? चलो, आई होप कि सवाल आपको समझ में आया गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है सिलोगिज्म का सवाल है, बहुत ही सरल सवाल रहता है, कोई कठिन सवाल नहीं था ये। ठीक है, कुछ बाइक क्या है, कार है, ये है कुछ बाइक, ये क्या है, कार है। ठीक है, कुछ कार जो है बस है, ये कुछ कार क्या है, बस है, BUS लिख लेते हैं, बस है। और सभी कार क्या है, वाहन है, ये सभी के सभी कार, सभी के सभी कार क्या है, वाहन है, व्हीकल है। ठीक है, क्या है, व्हीकल है। देखते हैं, कुछ वाहन बाइक है क्या, कुछ वाहन, यानी कि ये कुछ वाहन जो है बाइक है क्या, बिल्कुल है। वाहन और बाइक जो क्या है, सम में कनेक्टेड है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये एक सही है। इसके बाद है कुछ बस वाहन है क्या, कुछ बस जो है वाहन है क्या, बिल्कुल। वाहन भी क्या है, व्हीकल भी क्या है, बस के साथ सम में कनेक्टेड है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम का मतलब होता है ऐसा, ठीक है, यही होता है कुछ या सम। ठीक है, ऐसा तो दिखाई दे रहा है, व्हीकल और बाइक में भी वैसा दिखाई दे रहा है, और व्हीकल और बस में भी ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तो सही है। कुछ वाहन कार है क्या, कुछ वाहन कार है क्या, कुछ वाहन कार है क्या, बताओ, ये भी करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे कैसे, ये कुछ वाहन, तो वाहन का कुछ, इतना बड़ा वाहन है, इसका कुछ पार्ट, कुछ पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट कार है क्या, बिल्कुल है, दिखाई दे रहा है। वाहन इतना बड़ा है, उसका कुछ पार्ट कार है क्या, बिल्कुल है, ये भी तो आपका करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। तो तीनों ही आपका जो है इसका जो है सही साबित होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल रहा 42 नंबर का ये। ठीक है, 42 नंबर का सवाल बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे किया गया था। इस सवाल में आपको इसको कोड किया गया था किससे, इस तरह से आपको निकालना है, तो इसका कोड क्या होगा आगे। ठीक है, इसमें जो कोडिंग किया गया था ना, वो रैंकिंग के हिसाब से किया था। किसका किया गया है, रैंकिंग के हिसाब से किया गया है, और रैंकिंग को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया गया है। कितने में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि है घटता हुआ क्रम, तो जिसका रैंकिंग सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसको सबसे पहले लिखा गया है। तो GARMNT सबसे ज्यादा रैंकिंग किसका होता है, इसका होता है। मैं रैंकिंग ले देता हूँ, चलो, ये 20 होता है, ये 14 होता है, ये 5, ये 13, ये 18, ये 1 और ये 7। तो किसका ज्यादा हुआ, 20 वाले का, तो सबसे पहले क्या लिखा गया, T। 20 के बाद 18 वाले का, तो R लिखा गया। 18 के बाद किसका होता है, 14 का, तो L लिखा गया। ठीक है, 14 के बाद 13 का होता है, तो 13 वाला लिखा गया। फिर 7 होता है, फिर 7 लिखा गया। फिर 5 होता है, फिर 5 को लिखा गया। फिर 1 का होता है, तो वैसा लिखा गया। तो वैसे ही सबसे बड़ा रैंकिंग इसमें किसका हो जाएगा, ये Y का ही हो जाएगा। इसका क्या होता है, 25, तो Y पहले लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन सी ये भी खत्म। ठीक है जी, ओके। उसके बाद किसका रैंकिंग होगा इसमें से, बताओ। 25 के बाद किसका रैंकिंग हो सकता है इसमें से, आप बोलोगे सर यू का। यू का होता है 21, क्यों का, यू का। अभी तक तो सब सही चल रहा था दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आया, एन के पास। एन पहले आएगा कि वो पहले आएगा, बताओ। एन पहले आएगा कि वो पहले आएगा, आप बोलोगे सर ओ पहले आएगा। ठीक है, एन होता है 14, वो होता है क्या, वो होता है, सॉरी, एन होता है 14 और वो होता है 15। तो क्या हो जाएगा, ओ का 15 हो जाता है, तो पहले आएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने 43 नंबर का सवाल। बहुत लंबा सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना ही सरल होगा। सबसे पहले सवाल को बनाने के लिए मुझे चाहिए रहेगा स्पेस। स्पेस कैसे बनाऊंगा मैं, स्पेस बनाऊंगा, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को हटाऊंगा। ठीक है,
तो मैं हमेशा की तरह इंग्लिश हटा देता हूँ। मैं हिंदी मीडियम का इंसान हूँ, मैं हिंदी से सवाल बनाऊंगा। ठीक है, आपको जिस लैंग्वेज में समझना है आप समझ सकते हो, सारे लैंग्वेज आपके सामने रहते हैं। ठीक है, आपके पास, तो उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा मिटाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा नहीं मिटाता हूँ मैं। ठीक है, इतने को मिटा देंगे, आपका सवाल बन जाएगा। देखो सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आता है, थोड़ा सा कठिन सवाल रहता है, तो हम हमेशा क्या लेते हैं, दो अप्रोच लेके बनाते हैं इसको। कितना? दो अप्रोच लेके इसको बनाते हैं। तो ध्यान से देखो कैसे बनेगा ये सवाल। चलो, 10 लोग हैं, दो समांतर पंक्तियों जैसे 1 और 2 में बैठे हैं। ये पंक्ति 1 हो गया, पंक्ति 2 हो गया। 10 लोगों को बैठाना है, 10 लोग बैठा देते हैं। दो पंक्ति में बैठना है ना, ये दो पंक्ति में बैठना है, इतना लंबा नहीं करना था। 1 2 3, ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है जी। एक और सेफ्टी के लिए मैं बना लेता हूँ, हो सकता है कहीं जाके अटक जाए, तो सेफ्टी के लिए आपको ज़रूरी है। ठीक है, नहीं अटकेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जल्दी से अटक गए तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए 2 बना दिया, 1 2। देखो क्या बोल रहा है। पंक्ति 1 में कौन कौन बैठे हुए? अनुज, बिट्टू, फरहान, सार्थक और राजन। ये साउथ की ओर देख रहे हैं। इन लोग किसकी ओर देख रहे हैं? साउथ की ओर देख रहे हैं। इन लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ठीक है जी, साउथ और नॉर्थ। ठीक है। और पंक्ति बी में कौन बैठे हुए? सेकंड में डॉली, रेशमा, सना, रेणु और सिमरन उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, बैठे थे कि पंक्ति 1 में प्रत्येक सदस्य पंक्ति 2 के सदस्य के आमने सामने बैठा है। जैसी बात है, आमने सामने बैठा दिया अपन भी। ठीक है, ऐसे ही बैठते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बैठा दिया, ऐसे ही बैठते हैं। ठीक है, सवाल मैंने बहुत बार किया हुआ है, इसलिए मेरे को आइडिया है कि ये सवाल कैसे बनता है। ठीक है, आपको भी आइडिया हो जाएगा। सवाल को ध्यान से देखिए। रेशमा जो है ना, पंक्ति के बाएं छोर पर बैठी है। रेशमा जो है पंक्ति के बाएं छोर पर बैठी है। रेशमा कहाँ है? सेकंड पंक्ति में बैठा है, सेकंड रो में बैठी हुए है। और क्या लेफ्ट से अंतिम छोर पर, तो रेशमा यही हो जाएगा। ये कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी रेशमा। कौन है ये? रेशमा। यहां पर भी बना लेते हैं रेशमा। ठीक है, ये अंतिम छोर पर बैठी है रेशमा। आगे बढ़ते हैं। उसका मुंह बिट्टू के निकटतम पड़ोसी के ओर है। निकटतम पड़ोसी, बिट्टू का निकटतम पड़ोसी कौन होगा? बिट्टू तो ऊपर बैठेगा, इसका जो मुंह है किधर रहेगा? ऊपर। तो बिट्टू का निकटतम पड़ोसी कौन होता है? बिट्टू खुद कहाँ बैठेगा? इसके सामने जो भी रहेगा, इसका निकटतम पड़ोसी कौन है? एक ही दिख रहा है ये, तो बिट्टू कौन हो जाएगा? ये बिट्टू है। ये कौन है? बिट्टू है। तो बिट्टू का भी जगह क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। निकटतम पड़ोसी वही है। रेशमा के सामने जो बैठा हुआ है उसका निकटतम पड़ोसी कौन है? बिट्टू। तो उसका हो गया। फरहान जो है बिट्टू के बाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है। बिट्टू का बाईं ओर मतलब कि 1 2 3 स्थान, किसी तीनों में से कोई एक स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। अंतिम छोर पर नहीं बैठा है मतलब यहाँ और यहाँ दोनों में से कोई भी जगह बैठ सकता है, और यहाँ में से दोनों में से कोई भी जगह वो बैठ सकता है। एक बार बैठा लेता हूँ, फरहान को मैंने यहाँ बैठा दिया, एक बार मैंने बैठा दिया फरहान को यहाँ। देखते हैं क्या होता है। फरहान ही है, हाँ ठीक है, दोनों में से एक है। दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं कौन सा सही होता है। अब वह व्यक्ति जिसका मुंह फरहान की ओर है, वह व्यक्ति जिसका मुंह जो है यानी कि फेस जो है फरहान की ओर है, तो फरहान की ओर फेस किसका रहेगा? इसका। अब फरहान की ओर फेस किसका रहेगा? इसका। ठीक है, रेणु के ठीक लेफ्ट में बैठी हो, तो रेणु कहाँ बैठेगी? रेणु बैठेगी यहाँ। इस सवाल के हिसाब से रेणु यहाँ बैठेगी, जिसके साथ लेफ्ट में वो बैठी है जिसका फरहान की तरफ फेस करके। यहाँ के हिसाब से कौन होगा? रेणु ये हो जाएगी। देखो अलग अलग दो आंसर बनाना, दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा, एक जो है गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, रेणु के ठीक बाएं में बैठा है। सार्थक जो है ना, अनुज के दाएं से यानी कि राइट से तीसरे स्थान पर बैठा है। सार्थक जो है अनुज के राइट से तीसरे स्थान पर बैठा है। सार्थक जो है अनुज के राइट से, अनुज का राइट से तीसरा, अनुज के राइट से तीसरा कौन हो जाएगा? अगर अनुज को यहाँ बैठाते हैं तो इससे तीसरा कौन हो जाएगा? 1 2 3 बिट्टू हो जाएगा, तो यहाँ तो नहीं बैठेगा, तो अनुज बैठेगा यहाँ। और कोई बैठ नहीं सकता है, क्योंकि इसका राइट कौन होगा? यही होगा। राइट कौन होगा? इधर ही होगा। तो यहाँ नहीं बैठ, यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो बिट्टू बैठा हुआ है। तो सार्थक कौन हो जाएगा? यहाँ बैठा हुआ है। कौन है? ये है सार्थक। ठीक है, और इसके हिसाब से कहाँ बैठा होगा? यहाँ अनुज बैठ सकता है क्या? 1 2 3 नहीं बैठ सकता। यहाँ अनुज बैठ सकता है क्या? 1 2 3 बिल्कुल नहीं बैठ सकता। ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता है, खत्म कहानी। ये वाला जो है नहीं हो सकता है, तो एक तो गलत हो गया। अब जो बचा है यानी कि राजन बैठेगा यहीं। राजन कहाँ बैठेगा? यहीं। अब आगे बढ़ते हैं। डॉली जो है सना के ठीक राइट पे बैठी है। डॉली जो है ना, सना के ठीक बाजू में बैठी है डॉली।
तो डॉली और सना दोनों आसपास ही बैठे हुए हैं, मतलब यहीं पे हो सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं हो सकता। तो देखो ध्यान से, सना का ठीक दाईं ओर, तो सना जो है यहाँ बैठी होगी और डॉली बैठी होगी यहाँ। तो बचा कौन? सिमरन। तो सिमरन बैठी होगी यहाँ। सवाल में क्या पूछा गया, ध्यान से देख लो, बन गया सवाल। सवाल में पूछा गया है कि सिमरन के आमने सामने, यानी कि सामने में कौन बैठा हुआ है? सिमरन के सामने बैठा हुआ है राजन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो राजन ही तो बैठा हुआ है, आर का मतलब कौन? राजन। तो सिमरन के सामने कौन बैठा हुआ है? राजन, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल रहा 44 नंबर का ये सवाल। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आप बताओ 8 से ये 448 क्या हुआ, कैसे आया? ये जो सेम सवाल है ना, अभी 2021 के सवाल में बनाया था मैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देखिए, 2021 के सारे सवाल मैंने सॉल्व करवाए हैं। सेम सवाल इसी तरह का आया हुआ था। मैंने उसमें क्या किया था, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। अब 512 तो है नहीं, 512 तो है नहीं, तो 512 में कितना कम करना पड़ेगा कि 448 आ जाए? कितना कम करना पड़ेगा? तो 448 को सीधे इसमें माइनस कर दे तो मुझे पता चल जाएगा। तो कितना है ये? 64। और 64 क्या है एक्चुअल में? 8 का स्क्वायर है। दैट मीन्स कि 8 का क्यूब निकालो और 8 का स्क्वायर निकालो, इसी को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 13 का क्यूब निकालना पड़ेगा। इस 13 का क्यूब क्या होता है? आप बोलोगे सर 2197 होता है। कितना होता है? 2197 होता है 13 का क्यूब, ठीक है जी। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। इसमें आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने इसका आंसर निकाला वैसे इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 17 में से 9 घटाएंगे, क्या आएगा? है 17 में से 9 घटाएंगे 8, सॉरी 17 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8। यूनिट डिजिट किसका 8 आ रहा है? एक ही ऑप्शन है जो आ रहा है, कितना है? डी ऑप्शन। यही हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2028 ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 45 नंबर का सवाल, ठीक है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह में आता है। यहां पर क्या आएगा इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर सवाल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा होगा, उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इन दो नंबरों को कुछ ना कुछ किया होगा जिससे कि बड़ा नंबर आया होगा, इन दो नंबर को कुछ ना कुछ किया होगा जिससे कि वो बड़ा नंबर आया होगा। वैसे इन दो नंबरों के साथ कुछ खेला हो गया होगा जिससे होगा बड़ा नंबर आया होगा। तो किया क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें एक्चुअल में किया गया था 57 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया गया था। क्या किया था? 57 मल्टीप्लाइड बाय 3, और प्लस किया गया था ये 12 का मल्टीप्लाई किया गया था 2 के साथ, तो ये 195 आता है। देखो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 2 कितना हो जाएगा? 17, प्लस 12 दूने 24। इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका आ जाएगा 4 और 1 5, और 17 और 2 कितना हो जाएगा? 19। आया कि नहीं आया? वैसे ही आप यहाँ करोगे 73 मल्टीप्लाइड बाय 3 और प्लस करोगे, एक बार पहले वाले से 3 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 19 दूने कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 257। वैसे ही हम इसको कर देते हैं 42 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 3, और प्लस करना पड़ेगा 23 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 दूने 6 और 4 दिया 12, प्लस ये कितना हो जाएगा? 46। आंसर कितना आएगा? 6 6 12, यूनिट डिजिट 2 होगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट से काम करना है तो 172 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 2। देखो अगर यूनिट डिजिट से हमारा काम हो जा रहा है ना, तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को हिंट इसलिए करता हूं कि हम क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में जाकर पूरा कैलकुलेट करने लग जाते हैं। क्यों करें भाई, हमारे पास इतना समय थोड़ी ना है, और थोड़े ही स्मार्ट वर्क से आपका आंसर आ जा रहा है तो क्यों ना करें, वो बिल्कुल करना चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका सिलोगिज्म का ही सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ध्यान से देखो कैसे बनेगा। कुछ शर्ट, देखो ध्यान से, सम शर्ट्स आर पेंट, कुछ शर्ट जो है क्या है? पेंट है, ठीक है। सम पेंट्स आर जींस, कुछ पेंट क्या है? जींस है, ठीक है। ऑल जींस आर गारमेंट, सभी के सभी जींस क्या है? गारमेंट है, गारमेंट है, ठीक है जी। सवाल समाप्त। अब निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है? सम गारमेंट्स आर शर्ट, क्या सब गारमेंट जो है शर्ट है क्या? इस गारमेंट का शर्ट के साथ कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आंसर गलत, ये जो है गलत हो गया। सम गारमेंट्स आर जींस है क्या? गारमेंट का कुछ पार्ट जींस है क्या? अभी तो बताया था कि बड़ा वाला के अंदर ये छोटा वाला आ रहा है क्या? तो सम गारमेंट यानी कि गारमेंट का कुछ पार्ट जींस है क्या? बिल्कुल है, तो आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। और सम जींस आर पैंट, जींस और पैंट में सम का कनेक्शन बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। देखो ये पैंट है, ये जींस है, दोनों के बीच में क्या करें? सम का कॉम्बिनेशन बन रहा है,
तो ऑप्शन 3 भी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ही है इसका आंसर, यानी कि निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 47, 48, ठीक है, 47 और 48 दो सवाल है इसके बेस पर। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा ये। तो देखो, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको आंसर देना है। 6 लोग हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन लोग क्या है, 6 लोग हैं, इसकी लंबाई अलग अलग है, अलग अलग लेंथ के हैं ये सब। क्या बोला जा रहा है, यू जो है वी और डब्ल्यू से लंबा है। ये जो यू है ना वो लंबा है, यानी कि बड़ा है, किससे, वी और डब्ल्यू दोनों से बड़ा है। अब ये दोनों में कौन बड़ा है हमको नहीं पता, देखते हैं। वाई और जेड यू से लंबा है, वाई और जेड जो है ना यू से लंबा है। इस यू से लंबा कौन हो जाएगा, वाई और जेड। क्या हो जाएगा, वाई और जेड, परंतु एक्स से छोटा है। क्या बोल रहा है कि वाई जो है जेड और यू से तो लंबा है लेकिन एक्स से छोटा है, एक्स सबसे बड़ा हो जाएगा, एक्स जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। इस तरह से बनेगा ये सवाल। अब हमको बस ये चेक करना है कि वाई और जेड में से कौन छोटा बड़ा है और वी और डब्ल्यू में से कौन छोटा बड़ा है, यही बस चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। केवल 2 व्यक्ति जो है जेड से छोटे हैं, केवल और केवल 2 व्यक्ति ही जेड से छोटे हैं, ऐसा कहना है। केवल और केवल 2 व्यक्ति ही जेड से छोटे होने चाहिए। यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं किए हैं। वाई जो है जेड और यू से लंबा है, ये वाई जो है जेड और यू दोनों से लंबा है, ठीक है। अच्छा, यू से लंबा, वाई जो है यू और जेड से लंबा है ना, लेकिन जेड और यू के बारे सॉरी बिगेस्ट मिस्टेक यहाँ पर कर लिया अपन। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको जो बोला गया पहला लाइन में कि यू जो है वी और डब्ल्यू से तो लंबा है, ये यू जो है ना, यू जो है वी और डब्ल्यू से तो लंबा है, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। वाई जो है ना जेड और यू से लंबा है, ये जो वाई है ना, वाई जो है वो लंबा है किससे, यू और जेड से। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जेड को इधर लेके आ गया था, ये गलती किया था, ठीक है। और एक्स से छोटा है, ये वाई कौन है, एक्स से छोटा है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब केवल 2 व्यक्ति ही जेड से छोटे होना चाहिए। जेड से छोटे कितने लोग होना चाहिए, केवल 2 व्यक्ति। तो आपको दिखाई दे रहा है यू और वी इससे छोटा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स सबसे बड़ा, वाई उससे छोटा, फिर उससे छोटा यू, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा कौन हो जाएगा, जेड। अब इन दोनों में अभी पता नहीं चल रहा है कि वी छोटा है कि यू डब्ल्यू छोटा है, देखते हैं। द्वितीय सर्वाधिक लंबे व्यक्ति की लंबाई कितना दिया गया, 175, यानी कि आपको y की वैल्यू आपको दे दिया कितना, 175, ठीक है। v सबसे छोटा नहीं है, अगर v सबसे छोटा नहीं है तो w जो है सबसे छोटा है, यानी कि आपका बन गया सवाल समाप्त, ठीक है जी। सबसे बड़ा कौन होगा, x, देखो ध्यान से, सबसे बड़ा कौन होगा, x होगा, उसके बाद y, उसके बाद u, उसके बाद z, उसके बाद v, उसके बाद w। सवाल में क्या पूछा है, u से लंबे कितने लोग हैं, u से लंबे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। u से लंबे कौन है, 2 लोग हैं, x और y। आगे बोला गया है x की संभावित लंबाई क्या होगी, x की संभावित लंबाई क्या होगी, x की संभावित लंबाई क्या हो सकता है भाई, 75 क्या है, y का है तो 75 से बड़ा ही होगा, 75 से बड़ा ही होगा, 75 से छोटा तो नहीं हो सकता, तो 75 से छोटा नहीं हो सकता, 75 से छोटा नहीं हो सकता, 75 से छोटा नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि जितने भी सवाल आज हमने कंप्लीट किए हैं वो सब सवाल आपको कंप्लीटली समझ में आ गया हो, कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ और मिलता हूँ एक नेक्स्ट पार्ट में, फाइनल पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में हम फाइनल कर देंगे 2022 के सवालों को, नेक्स्ट पार्ट में हम 2022 के सवालों को फाइनल कर देंगे। 48 तक के सवाल हो चुके हैं, टोटल 68 सवाल हैं। अगले में हम कर लेंगे 20 सवाल को, कहानी खत्म कर देंगे, फिर आपका एग्जाम आप आराम से दिलाइएगा, ठीक है जी। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो ठीक है, बाय।